नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते फिर से बैठक हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। इसके लिए दोनों पक्ष या तो फिर से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं या फिर फरवरी की तरह जिनेवा में बैठ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ है और इससे पहले 11 अप्रैल को आपने देखा कि इस्लामाबाद में हुई बैठक जिस तरह बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई थी, उसके बाद दोनों पक्षों में तनाव भी काफी बढ़ गया है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब ट्रंप ने जो नाकेबंदी की है, उस पर ईरान जो तंज कस रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ईरान कह रहा है यहां पे कि हमारी नाकेबंदी के बाद आप क्या इस रास्ते को बंद करेंगे? हम तो पहले ही बंद कर चुके हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देश अमेरिका से काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। इसी शुक्रवार को, यानी अभी से 3 दिन बाद, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक संयुक्त सम्मेलन इस मुद्दे पर कर रहे हैं। और उसके अलावा शी जिनपिंग ने भी यूएई से अमेरिका के लिए कहा है कि जंगल राज चलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। इधर इजराइल के खिलाफ भी अब कई देश सवाल उठाने लगे हैं। इटली ने इजराइल के साथ एक रक्षा समझौते को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। वहीं तुर्की ने कहा है कि वो ईरान के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद कर देगा। ध्यान दीजिए, ये सारी बातें इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद हुई हैं, क्योंकि पहले 2 हफ्ते का सीज फायर और उसके बाद शांति वार्ता के लिए दोनों पक्षों का मिलना एक ऐतिहासिक घटना ही थी और दुनिया को इससे काफी उम्मीदें थीं। सब यही चाहते हैं कि अब लड़ाई का ये पागलपन रुके, मगर ट्रंप और नेतन्याहू केवल लड़ाई के लिए उकसाने में ही लगे हुए हैं। ट्रंप के खिलाफ तो अब उनकी जनता ही सड़कों पर उमड़ रही है। आज ही न्यूयॉर्क में कम से कम 90 लोगों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने के खिलाफ गिरफ्तार किया गया है। इजराइल में ये देखिए तस्वीर, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है। नो वॉर, नो आइज फ्री फिलिस्तीन, ये यहाँ पे है। इजराइल में भी यही हाल है। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों नेता अपनी जनता को कब तक नाराज करेंगे। वहीं ईरान का हिसाब एकदम साफ है कि वो शांति के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले, उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। दरअसल इस युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को अब तक करीब 270 अरब डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान सरकार के प्रवक्ता फातेमेह मोहाजिरानी ने बताया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि ईरान फिर भी अपने जज्बे के कारण टिका हुआ है। राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेश्कियान ने कहा है कि नेशनल रेजिस्टेंस यानी झुकने के बजाय मिलकर मुकाबला करना की वजह से देश को गिराने की विदेशी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उन पर थोपी हुई जंग को ईरानी जनता ने नाकाम कर दिया है। उनकी ये बात सच भी है दोस्तों। बुल्गारिया में ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट में बताया है कि यहाँ पोस्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि अमेरिका और ज़ायोनी हमलों से प्रभावित सभी 6 रेलवे स्थलों को बहाल कर दिया गया है। ईरानी इंजीनियरों ने 96 घंटे से भी कम समय में पुलों का पुनर्निर्माण कर दिया और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से फिर से शुरू हो गईं। जिस तरह ईरान डटा हुआ है, उसे झुकाना अब मुमकिन नहीं है। वैसे पेजेश्कियान ने साफ किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर रही बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही उन्होंने हॉर्मुज को लेकर चेतावनी दी और कहा कि यहां किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया है कि अगर अमेरिका अपनी दबाव वाली नीति छोड़ता है तो ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करता है तो समझौते का रास्ता निकल सकता है। वहीं आज बीजिंग में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। उनका प्रस्ताव है, इस बीच आप ये जो स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये कैसे 4 से 6 दिनों में ईरान ने पुल को बना लिया, जिसको तोड़ा था, ये देखिए, और इसको बना लिया, इसके विजुअल हैं। खैर,
यहां पर शांति के 4 सूत्रीय प्रस्ताव जो ईरान इधर शी जिनपिंग की तरफ से आए हैं वो देखिए। उनका कहना है, पहला कि क्षेत्र में देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके के साथ रहने के सिद्धांत को बनाए रखना। दूसरा, हर देश की संप्रभुता यानी आत्मनिर्भरता और अधिकार का सम्मान करना। तीसरा, विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर रखना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना। शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया को जंगल के कानून यानी ताकतवर जो चाहे वो करे वही वाली हालत में नहीं जाने देना चाहिए। दुनिया को संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों को सब पर बराबर लागू किया जाना चाहिए, न कि अपनी सुविधा के हिसाब से। चीन ने ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर टारगेटेड नाकेबंदी की है, जिससे पहले से ही कमजोर पड़े सीज फायर समझौते पर असर पड़ सकता है। चीन ने यह भी चेतावनी दी है कि इस कदम से हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि ट्रंप की इस नाकेबंदी का ईरान खूब मजाक भी उड़ा रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर अपना कब्जा दिखाने के लिए यह दावा तक कर दिया कि ईरानी नौसेना खत्म हो गई है। इस पर मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट ने एक पोस्ट में लिखा है, और वो पोस्ट बहुत मजेदार है। और यहां लिख रहा है मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट का, इनका लिखना है, फारस की खाड़ी में लाल मधुमक्खियां यानी फास्ट मिसाइल बोट्स तैयार हैं। लाल मधुमक्खियां। ट्रंप का यह दावा बेहद हास्यास्पद है कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। अब उन्हें पता चलने वाला है कि कैसे एक झुंड आपको बहुत जल्दी काबू में कर सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में यहां लिखा गया। ये देखिए, ये तस्वीरें वहीं से हैं और ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान कैसे तैयार है। खैर, खाड़ी देश भी अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। कतर ने कहा है कि अभी हॉर्मुज संकट के हल पर बात करना जल्दबाजी होगी, सबसे पहले सीज फायर पर ध्यान देना चाहिए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अल अंसारी ने कहा है कि इस रास्ते पर पहले कभी कोई बड़ी समस्या नहीं रही है, इसीलिए अभी फोकस सुरक्षित आवाजाही पर होनी चाहिए। कतर ने लेबनान पर हो रहे हमलों की आलोचना की और कहा कि वो तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन करता है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने नाकेबंदी लागू करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर्स शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब उस पर वैश्विक विरोध दिख रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को एक ऑनलाइन बैठक ये करने जा रहे हैं, और इसमें उन देशों को बुलाया गया है जो इसमें मदद करना चाहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर इस बैठक की अगुवाई करेंगे, और इसमें इस बात पर मुहर लगाने की कोशिश होगी कि हालात ठीक होने पर जहाज़ों को इस रास्ते से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। दोनों देश पहले से ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें तेल के टैंकर और बड़े जहाज़ों को सुरक्षा के साथ गुजरने में मदद दी जाएगी। इधर इजराइल से अपनी नाराजगी दिखाते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते के ऑटो रिन्यू को रोक दिया है। मेलोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही है, और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण और तकनीक पर सहयोग होता था, लेकिन अब वो नहीं होगा, रिन्यू नहीं किया गया। उधर तुर्की ने तो इजराइल पर कार्रवाई की धमकी 2 दिन पहले ही दे दी थी, और वहीं कल ईरान और तुर्की सीमा पर उर्मिया में इन दोनों देशों ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए एकजुट होने की शपथ ली है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, और इसमें क्या लिखा है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ईरान तुर्की एकता प्रतिज्ञा, इजराइल को नष्ट करने के लिए एकजुट, यानी दोनों एकजुट हैं इजराइल को नष्ट करने के लिए। 72 सदस्यीय तुर्की प्रतिनिधिमंडल ने उर्मिया के लोगों के साथ एक विशाल रैली में भाग लिया। ये देख लीजिए, तस्वीर आप देख रहे हैं। और इजरायली शासन को नष्ट करने के अभियान में ईरान के साथ एकजुटता की घोषणा करते हुए इस्लामी क्रांति के नेता के प्रति निष्ठा की
शपथ ली। तो जिस तरह से हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के हालात इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बन रहे हैं, उसमें यही बेहतर होगा कि अब दोनों देश युद्ध विराम का पालन करें और जल्द से जल्द ईरान के साथ समझौते की मेज पर बैठ जाएं। क्या इसके लिए अभी एक सप्ताह का इंतजार और करना होगा या 2 दिन के बाद फिर से बैठक होगी? ये बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर कैसे दुनिया भर के देश, चाहे वो चीन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इधर ब्रिटेन और फ्रांस हो, इन सबको देखिए, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि दुनिया में इस जंग को लेकर दुनिया के देश कहां हैं। ये सारे देश अमेरिका के, इजराइल के खिलाफ हैं। और ये बात आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं समझ में आ रही है? ट्रंप की नाकेबंदी कैसे फेल हो रही है और कैसे इस जंग में अब धीरे धीरे ही सही लेकिन चीन की एंट्री हो रही है, ये सब कुछ आज इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जंग हॉर्मुज स्ट्रेट पर आकर जो रुकी हुई है, क्या यहां से और कुछ बवाल मचने वाला है या यहां शांति होने वाली है? यहां से क्या हम शांति की ओर बढ़ेंगे या यहां से एक दूसरे तूफान को हम देखेंगे? ये सब कुछ आज इस चर्चा में आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ यहां 6 वरिष्ठ साथी हैं और प्रोफेसर जमील अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। जाफरी साहब, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। इधर हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी पहुंच चुके हैं टोरंटो, वहीं से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और बाकी लोग, हम लोग अपने देश में हैं, एलपीजी की किल्लत हो रही है, लाइन में लोग लगे हुए हैं और नोएडा में लोग सैलरी बढ़वाने के लिए लाठियां खा रहे हैं, ये भी है। तो नोएडा जो दिल्ली के पास है, एनसीआर आप सब जानते हैं, और कल से यहाँ काफ़ी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल किए हुए हैं और उन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है लाठियां बरसा रही हैं। और एक खबर और दे दूं, क्योंकि हमारे 2 साथी विदेश से जुड़े हुए हैं, उन दोनों साथियों के लिए जानते हैं सब, लेकिन फिर भी। और एक खबर यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले टाइप से निकल चुके हैं। अब वो दिल्ली आ रहे हैं और वहाँ सम्राट चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने कुर्सी संभालने की, अब वो वही कुर्सी संभालेंगे कल से, लेकिन उनके नाम पर मोहर लग गई है। यानी बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है सम्राट चौधरी। कहाँ तक कितना पढ़े हुए हैं, उनके अलग अलग हलफनामे में अलग अलग उनके पढ़ाई का जिक्र है, इसलिए यहाँ हम वो भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हमारे प्रधानमंत्री से कंपटीशन जरूर रखते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सीधे चलेंगे ईरान, जाफरी साहब के पास, और जाफरी साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हम अब जंग की तरफ बढ़ते हैं। 2-4 खबरें हिंदुस्तान की थी, वो आप लोगों के लिए रख रहा था। जंग में क्या चल रहा है और यहां से जो खबरें आ रही हैं जाफरी साहब, पहली खबर ये कि 2 दिनों में फिर से हो सकता है कि बैठक हो जाए, इसमें कितना दम दिखाई देता है ये बताइए। एक खबर और आई और बहुत चौंकाने वाली खबर आई है, अखबारों ने छापी है खबर, वाशिंगटन पोस्ट ने उस खबर को छापी है कि जब डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा था तो उस डेलीगेशन को मार डालने की साजिश रची जा रही थी और इस कारण ट्रेन से जाना पड़ा है। और जरा उस बारे में भी ईरान में क्या चल रहा है ये भी बताइए। लेकिन पहली जो बात आपसे समझना चाहता हूं कि क्या शांति प्रस्ताव, शांति वार्ता जो है, ये पीस टॉक, क्या ये 2-3 दिनों में और होने की संभावना, गुंजाइश दिखाई दे रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत रंजन जी, और तमाम आपके व्यूवर्स को भी सलाम, आदाब और नमस्ते करता हूँ। जहां पर होंगे इंशाअल्लाह खुशहाल होंगे और आपके सुकून के लिए दुआ भी करता हूँ। सबसे पहले ये है कि जब ये कॉन्वर्जेशन खत्म हुई, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो तकरीबन 21 घंटा बात चली है। अगर हम कहें उसके अंदर 3-4 घंटा रेस्ट कर रहे थे, फिर भी 15 से 16 घंटे तो हम कह सकते हैं कि बातचीत चली। ये दोनों कंट्रीज के दरमियान हाई लेवल टॉक्स के अंदर बहुत डिटेल में इसके अंदर डिस्कशन हुआ है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें समझना है। जो बात चल रही थी, जो अब्बास अराक्ची साहब ने ट्वीट किया है
या उन्होंने जो मैसेज दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स में एग्रीमेंट्स हो रहे थे और सडनली उनका रवैया बदल गया, और रवैया बदलने के बाद उन लोग जो हैं वही एक्सट्रीमिज्म और जोरगोई यानी खुद की बात को मनवाना, डिक्टेटरशिप के एटीट्यूड पर उतर के आ गए। यहाँ पर एक चीज और भी समझनी है कि जेडी वेंस जो आए थे उनके पास कोई पावर नहीं था। कहा गया कि उन्होंने खुद कहा कि 12 दफा, कुछ न्यूज चैनल्स ने कहा 20 दफा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, यानी हर बात वो डोनाल्ड ट्रंप से अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स ये भी आई कि जब जब नेतन्याहू ने बात की जेडी वेंस से, उसके बाद पूरा सिनेरियो बदल गया, क्योंकि जेडी वेंस ने भी कहा कि मैंने नेतन्याहू से बात की है। और नेतन्याहू ने अजीब चीज कही। एक जगह उन्होंने वीडियो में, इंटरव्यू में कहा कि जेडी वेंस ने मुझे पूरा डिटेल बताया, जिस तरीके से हर रोज मुझे डेली ब्रीफिंग दी जाती है। यानी ये अजीब बात है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर को डेली ब्रीफिंग देता है। ये किसी दो सॉवरेन नेशन के लिए अजीब जिल्लत की बात है कि कोई देश का प्राइम मिनिस्टर कहे कि मुझे वहां का वाइस प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग देता है। जी। अच्छा, यहाँ पर तो ये कॉन्वर्जेशन जब हुई तो उसके अंदर जो स्टार्ट की कॉन्वर्जेशंस थी वो सही चल रही थी। जो ईरान ने पॉइंट्स पेश किए थे उस पे बात चल रही थी। लेकिन ये बात तब बिगड़ी जब अमेरिका अपने वही एटीट्यूड पर आ गया। मैं एक यहाँ के मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं आपके सामने बयान कर दूं। उन्होंने कहा कि लास्ट में ये लोग आके ये बात करने लगे कि आपका जो यूरेनियम है वो पूरा का पूरा हमें दे दो, और 20 साल या 10 साल के लिए आपके पास कोई यूरेनियम नहीं होना चाहिए। तो ईरान के लिए तो उन्होंने कहा ये बातचीत का टॉपिक ही नहीं है, ये बात के लायक ही नहीं है कि इस पे कोई बात की जाए। तो एक तो ईरान के लिए क्लियर था यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर इन लोगों का, और दूसरा होर्मुज के ऊपर उन्होंने कहा। स्टार्ट में उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन लास्ट में नेतन्याहू और उनकी जब बात चली, ट्रंप से इन लोगों की बात हुई, तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि होर्मुज के अंदर हमें भी शेयर चाहिए, यानी होर्मुज पे जो टोल लगेगा। तो ये दोबारा बिल्कुल, जब इरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि जब इन लोगों को बात खत्म करनी थी और ये एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचना चाहते थे, तो उस टाइम पे उन लोगों ने इस किस्म की बात की। तो यहां पर एक पॉइंट समझ में आता है कि कॉन्वर्जेशन के, नेगोशिएशन के दो हिस्से थे। एक जो प्रॉपर चल रहे थे, जहां पर लॉजिकल और रैशनल बात हो रही थी। जब ट्रंप और नेतन्याहू का इंटरफियरेंस होता है, उसके बाद ये वापस से एक्सट्रीमिस्ट और मैक्सिमलिस्ट अप्रोच पे चले जाते हैं, जहां पर ये बात समझ में आ गई थी कि भाई अब बात इन लोगों को करनी नहीं है। यहीं पर सेकंड पॉइंट जो आपने भी कहा कि जो डॉक्टर मरंदी हैं, ईरान के नेगोशिएटिंग टीम की तरफ से गए प्रोफेसर हैं, तेहरान में होते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक जो न्यूज आई थी, जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मिस्टर बकाई ने भी कहा जी। कि वहां पर ओपनली थ्रेट किया गया कि ये जो नेगोशिएटिंग टीम आई है इनका मर्डर कर दिया जाए, अगर हमारी बात ये ना माने तो इनको सबको मर्डर कर दिया जाए। तो ये एक ओपन थ्रेट था उनके लिए। और फिर डॉक्टर मरंदी जब यहाँ से रिटर्न हुए, या ये टीम रिटर्न हुई, तो कहा गया कि ये डॉक्टर मरंदी का ये कहना है कि कुछ लोग मशहद उतर गए और फ्लाइट्स को तेहरान तक नहीं लेके गए। मशहद उतर गए सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से, कुछ लोग बाद में ट्रेन में या बाय रोड मशहद से तेहरान गए हैं। तो ये दोनों बात है। लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि दोनों टीम्स ने जब बात की और खत्म हुई बात, तो इन लोगों ने ये कहा है कि बात खत्म नहीं हुई है। यानी ये दोनों टीम्स ने ये कहा कि अमेरिकन ने ये कहा कि ये लोग हमारे सामने ये हमारी बात नहीं माने। तो डेफिनेटली ईरान क्यों मानेगा जब मिलिट्री में जीत रहा है और ईरान की पावरफुल पोजीशन है, हुर्मुज उसके कंट्रोल में, तो ईरान इनकी बात क्यों मानेगा। तो ईरान ने ये कहा कि हमने अपने पॉइंट्स और अपने हक आपके सामने रख दिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे हक के मुताबिक बात हो, तो हमने बॉल आपके कोर्ट में है। तो दोनों टीम्स ने बात करने को मना नहीं किया है, और हो सकता है कि कॉन्वर्जेशंस दोबारा हो, लेकिन क्लियर ईरान के लिए है कि ईरान के कंडीशंस पर होगी
और ईरान किसी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। और कल इन लोगों ने जो ब्लॉकेट करके एक और चीज करके देखी, दो चीज इन्होंने की थी, मैं इसको क्लियर कर दूं कि कॉन्वर्सेशन के दरमियान इन लोगों ने जो अपनी वॉरशिप्स भेजी और वॉरशिप्स भेज के बिटवीन नेगोशिएशंस पैगाम देना चाह रहे थे कि हम लड़ना भी चाह रहे हैं, नेगोशिएट भी करना चाह रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर मरंदी ने कहा कि हमें यह समझ में आ गया कि ये एग्रीमेंट तक पहुंचने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों ये दोपहर के आसपास ये चीज क्लियर हो गई थी कि उन लोग वॉरशिप्स को लेके होर्मुज में एंटर होना चाहते हैं। तो ईरान के लिए क्लियर हो गया था कि एग्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेटली डिप्लोमेसी के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। और ईरान के अंदर जैसा आपने कहा कि जो ईरान के अंदर नुकसान हुए हैं उसका पूरी उनको भरपाई करनी होगी। ईरान बगैर अपना हक लिए नहीं जाएगा। लास्ट पॉइंट के ईरान के एक मिनिस्टर जो वहां गए थे, आगा नबवियान, उन्होंने कहा कि ये बार हम मुज़ाकरा करने नहीं गए थे, मुतालिबा करने गए थे, यानी हम बातचीत करने नहीं गए थे बल्कि अपना हक मांगने गए थे, क्योंकि बातचीत जनीवा में हो रही थी। लेकिन यहां पर जंग के अंदर जो हमारे ऊपर तहमील की गई है, हमारे ऊपर फोर्स की गई है, उसके नुकसान का हम जवाब मांगने गए थे, ये ईरान ने यहां पर कहा है। जी, जरा ये बताइए कि ईरान, ये तस्वीरें ढेर सारी आ रही हैं हमारे पास अलग अलग जगहों से। उन तस्वीरों को अगर आप देखें, और ख़ासकर तुर्की का जो रोल अभी दिखाई दे रहा है, और रोल चाइना का, रोल रशिया का, रोल कमोबेश यूरोपियन कंट्रीज़ का, इन सबको आप देखिए तो अगर यहाँ अमेरिका यहाँ पर रुकता है, हॉर्मुज को और थोड़ा सा उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो ये जंग और बढ़ते हुए देखा जाए क्या? यहाँ पर चीन का रोल कैसा आप देखते हैं ओवरऑल? और आज खबर ये आ रही है कि चीन के जहाज को, वहाँ से चीन ने अपने 2 जहाज को निकाला है, जाने दिया है। तो यहाँ पर ज़रा समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक तो है शांति वार्ता, पीस टॉक हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं है, और उसके बाद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग की बयानबाजियां कर रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो यहाँ साफ दिखाई देता है कि कहीं न कहीं वो उनका रिएक्शन हो ना हो, लेकिन उनकी जो भाषा है, जो लिख रहे हैं, वो इस ढंग से आ रहा है सामने, जो उकसाऊ हो रहा है, जो उकसाने वाला हो रहा है। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, वहाँ के नेता, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, ये क्या? तो यहाँ 2 सवाल, एक तो जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तुर्की की तस्वीरें हैं, और दूसरा इसमें चीन और बाकी यूरोपीय देशों की बात, और दूसरा अमेरिका की जो बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातें हैं, उस पर ईरान की प्रतिक्रिया। देखें, ये इंपीरियलिज्म जो इनका था, इनकी जो ताकत थी, अमेरिका की जो कुल्लन कुव्वत और कुदरत जो थी वो मिलिट्री डोमिनेशन में थी, नेवी डोमिनेशन में थी। और जंग जब होती है तो थोड़ी सी जंग जमीन पे होती है, अक्सर जंग जहन में होती है, साइकोलॉजी में होती है। तो अगर सामने वाले को आप डरा लोगे तो सामने वाला खुद ही सबमिट हो जाता है। ये अमेरिका के साथ अब तक हुआ है, लेकिन जब ईरान ने मुकाबला किया तो अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि भाई यहां पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो यहां पर कई एलिमेंट्स हैं। एक ये है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और ये दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। मैं यहां पर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, ड्रोन है, वो चाइना ने दिए हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। ईरान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है, और ईरान ने अपने आप को इस पोजीशन पर लेके आया है कि ईरान की शाही ड्रोन अब अमेरिका कॉपी कर रही है, या रशिया इंपोर्ट कर रहा है, या रशिया ईरान की मिसाइल्स इंपोर्ट कर रहा है। अगर रशिया ने टेक्नोलॉजी दी होती तो रशिया इंपोर्ट नहीं करता, और अगर चाइना ने दी होती तो चाइना से इंपोर्ट करता, ईरान से इंपोर्ट नहीं करता। तो पहली चीज टर्की को हम लेके डिस्कस करते हैं, फिर चाइना पे आएंगे। तो टर्की के अंदर जो फिलहाल की गवर्नमेंट है उर्दुगान की, वो उसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तरफ से टर्की जो है वो अपने आप को दिखाता है कि भाई हम इजराइल के बहुत मुखालिफ हैं, दूसरी तरफ अभी तक इजराइल की और टर्की में एम्बेसी है, और दोनों एक दूसरे के डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों के हैं।
दोनों के ट्रेड रिलेशन भी हैं और बड़े ट्रेड रिलेशंस हैं टर्की और इजराइल के दरमियान। और तीसरी चीज सिर्फ ट्रेड नहीं है बल्कि मिलिट्री रिलेशन है, यानी बहुत सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर कोऑपरेशन है और मिसाइल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन है टर्की और इजराइल का एक दूसरे के साथ। शायद पिछले 2 साल में इसके अंदर डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि टर्की और इजराइल के रिलेशंस मिलिट्री कोऑपरेशन की हद तक हैं। एक और चीज, जब गाजा में 2 साल तक जंग चलती रही और गाजा में बच्चे मरते रहे, तब अजरबैजान से तकरीबन 40% ऑयल पहुंचता रहा, वो थ्रू पहुंचता रहा, लेकिन टर्की ने उस ऑयल को जाने से रोका नहीं। तो एक तरफ से हमें ये समझ में आता है कि टर्की का रोल जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ईरान टर्की के साथ डेफिनेटली फ्रेंडशिप करना चाहता है, नेबर होने के लिहाज से भी और मुस्लिम होने के लिहाज से भी, लेकिन वही टर्की जो है सीरिया के अंदर उसका रोल है। सीरिया के अंदर जो इस वक्त गोलानी की हुकूमत है, उस हुकूमत को लाने में फुल सीआईए और की कोऑपरेशन के साथ गोलानी को हुकूमत में बिठाने के अंदर टर्की का बड़ा रोल है। तो टर्की को लेके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। टर्की के अंदर पिछले अभी शायद कुछ दिन पहले एक लॉ पास हुआ है जहां पर नेतन्याहू और 20 इजरायली ऑफिशियल्स को कहा गया है कि उनको फांसी की सजा होगी। तो उसको लेके जो नेतन्याहू काफी भड़के थे और उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि टर्की और एर्दोगान जो है वो कुर्दिश लोगों की मौत का जिम्मेदार है। और वहीं पर टर्किश के इजराइल के एक मिनिस्टर है बेन गुइर, जो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा बदमाश उनका कोई मिनिस्टर है तो वो है, तो उसने एफ की गाली देके एर्दोगान को कहा कि तुम क्या समझते हो, और बदतमीजी की लैंग्वेज में उसने एर्दोगान से बात किया। तो टर्की जो है, टर्की का रोल कॉम्प्लिकेटेड है और टर्की और इजराइल की तरफ से सिग्नल्स हैं कि आफ्टर ईरान आपका नंबर है, ये कई आर्टिकल्स में आ चुका है। तो टर्की के लिए एक तरफ से इजराइल के साथ टर्की का एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि टर्की नेटो में है और जो केंट हैं, जो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड थे जिन्होंने रिजाइन किया, रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इजराइल को जो अमेरिका जो नेटो से निकलना चाह रहा है उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जब इजराइल उस पर हमला करेगा, टर्की पर हमला करेगा, तो नेटो इन्वॉल्व, अमेरिका इन्वॉल्व ना हो, नेटो इन्वॉल्व हो तो हम डील कर सकते हैं। यह दूसरी चीज जो इजराइल कोशिश कर रहा है कि टर्की नेटो से बाहर निकल जाए। तो ये जब जंग बढ़ेगी और इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसके अंदर उसके लिए टर्की एक इंपॉर्टेंट रोड़ा है, क्योंकि टर्की टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन बड़ी है, लैंड बड़ी है, स्ट्रेटेजिक है, नेटो पार्टनर है। तो टर्की उनके लिए डेफिनेट प्रॉब्लम है आइंदा के लिए, लेकिन फिलहाल उनका फोकस ईरान की तरफ है। लेकिन टर्की के ऊपर क्या ईरान 100% भरोसा कर सकता है कि वो रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ मिल जाएगा? तो टर्की के ऊपर यह भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे हमारी ख्वाहिश हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन टर्की पे यह भरोसा नहीं किया जा सकता। नेटो इन्वॉल्वमेंट, यूएस इन्वॉल्वमेंट टर्की के अंदर, ये कॉम्प्लिकेटेड टर्की की सिचुएशन। अब हम आते हैं चाइना की तरफ। देखिए, चाइना ने जब अमेरिका ने अनाउंस किया था कि हमारा ब्लॉकेड शुरू हुआ है, 10 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट्स के बाद चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट रिलीज किया विद इन 10 मिनट्स, एंड इट्स नॉट अ डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट। डिफेंस मिनिस्टर ने आके अनाउंस किया चाइना के कि हमारा और होर्मुज में ईरान का हमारे साथ अग्रीमेंट है एंड होर्मुज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि अगर हमारी शिप्स वहां से गुजरेंगी, नो थर्ड पार्टी हैज एनी अथॉरिटी कि हमारी शिप्स को छुए, यानी हमारी शिप्स को फ्री पैसेज होना चाहिए एंड होर्मुज इज ओपन फॉर अस पीरियड। यानी उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया, थ्रेट दिया कि भाई अमेरिका, आप हमारे और ईरान के मामले में बीच में मत पड़िए। और हुआ भी ये कि चाइना की धमकी के बाद अमेरिका ने रिट्रीट किया
और चाइना की जो शिप्स हैं वो हुर्मुज में आई और हुर्मुज से गई, और चाइना ने भी ये वीडियो को अपने रिलीज किया है। हत्ता चाइनीज हैंडल्स ने बहुत ही ज्यादा अपने वेपन पावर और नेवी पावर के वीडियोस को भी रिलीज किया, ताकि दुश्मन को ये सिग्नलिंग और मैसेजिंग दे कि अगर हमारी शिप्स के ऊपर हमला हुआ तो आप हमारे जवाब के लिए तैयार रहना। तो इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन में चाइना और ईरान के रिलेशन जो है वो ऑयल और गैस को लेके बहुत स्ट्रेटेजिक है, और चाइना और ईरान जो है ये अपने आप को क्लोज अलाइज समझते हैं, क्योंकि ईस्टर्न पावर की तरफ पावर का शिफ्ट है। और इस रीजन के अंदर वेस्ट एशिया में ईरान इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इस तरीके से उभरेगा। और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोस्ट टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड के अंदर चाइना का, ईरान का होना बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर बहुत क्लियर मैसेज है। उसने कहा है होर्मुज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान। दैट मींस चाइना इज कंप्लीटली ओके कि होर्मुज जो है वो ईरान के पास रहे। तो ये पूरी ग्लोबल सिचुएशन में अमेरिका का ज़ाफ, अमेरिका की कमजोरी, इंपीरियलिज्म की कमजोरी, और ये हद तक इंपीरियलिज्म की कमजोरी हो गई है कि नेटो के तकरीबन तमाम देश जो है वो कह रहे हैं अमेरिका को हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ जंग में नहीं आएंगे। कल यूके के पार्लियामेंट में वहां के प्राइम मिनिस्टर स्टामर साहब ने एक स्पीच दी, और स्पीच में उन्होंने कहा कि हम 30 डेज 30 मुल्कों की एक टीम बना रहे हैं, जो टीम जाके ईरान के प्रॉब्लम को और होर्मुज के प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक और पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करेगी। और उसका मतलब ये क्लियरली है कि हम जो है आएंगे ईरान के साथ बैठ के बात करेंगे पीसफुली, हम एक्सेप्ट कर लेंगे होर्मुज आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। तो दुनिया एक नई दुनिया की तरफ तब्दील हो रही है, जहां पर ईरान के स्ट्रेटेजिक पावर और ईरान के मिलिट्री और ईरान की नेवी डोमिनेशन को दुनिया एक्सेप्ट करेगी, और एक नई दुनिया बनेगी जो नए फैक्ट्स के साथ बनेगी, और इसके अंदर ये तमाम चीजें लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। जी, लेकिन अमेरिका वाला सवाल रह गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से बातें कर रहे हैं और उनके जो बयान आ रहे हैं, जो मैसेजेस लिख रहे हैं, परसों से तो खूब, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्चेज को, पॉप लियो 14 को, सबको उन्होंने एक लाइन में खड़ा कर दिया अपने आप को सुपर पावर बताने में। लेकिन और इसके अलावा न्यूयॉर्क में हमने देख लिया, अमेरिका के कई शहरों में वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसका कितना असर ईरान पे पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के लोग किस ढंग से देख रहे हैं, और क्या जो बातें कह रहे हैं, जैसे हॉर्मुज को लेकर उन्होंने कह दिया, सेंटकॉम ने कल कह दिया कि 10 बजे वहाँ के समय के अनुसार, 10 बजे भारत के समय के अनुसार 7:30 बजे के बाद हम बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। ये तमाम बातें ईरान में, क्योंकि ईरान की जो जनता है, वहाँ के आवाम सड़कों पे है लगातार 45 दिन से 50 दिन लगभग होने को हैं। इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इसका कोई असर पड़ता है ईरान के ऊपर ऐसे बयानों का? देखिए, बयान का असर तब होता जब वो एक बार कोई बयान पर अमल कर देते हैं। पिछले 20 दिनों में उन्होंने जो भी बयान दिए हैं, कोई बयान पर अमल नहीं किया है। पहले शुरू किया था कि होर्मुज को खोलना होगा, फिर कहा कि होर्मुज 48 घंटे में खोल दो, फिर कहा 10 दिन में खोल दो, फिर कहा मेरा प्रॉब्लम नहीं है, किसी और का प्रॉब्लम है, जिसका प्रॉब्लम है वो जाके लड़े, फ्रांस यूके जाके लड़े। फिर गाली दे के कहा कि भाई खोल दो, नहीं खोलोगे तो हम एक आज रात को सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। फिर शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा भाई कि 2 हफ्ते की रिक्वेस्ट वाला मैसेज डाल दो, फिर उन्होंने उसको ट्वीट किया, फिर उसके बाद इन्होंने कहा 2 हफ्ते। तो अमेरिका की कमजोरी, और अमेरिका इस वक्त दलदल में फंस गया है। जितना हाथ पैर मार रहा है उतना ज्यादा अमेरिका दलदल में और फंसता जा रहा है। इसी के साथ आप ऐड कर लें, सऊदी अरेबिया ने और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से पिछले 3 दिनों में 2 बार बात की है। तो ये भी एक अलग सिग्नल है कि ये सऊदी अरेबिया इनकी अलायंस को इस तरीके से अभी नहीं मानता। और ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो क्लियर पूरी दुनिया के लिए और ईरान के लोगों के लिए खास तौर पर ये क्लियर है कि बहुत वीकनेस में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इस वीकनेस और ईरान की प्रोमिनेंस और ईरान की पावरफुल पोजीशन जो है, इसको ईरान अपने हाथ से जाने नहीं देगा। मैं कल रात को भी अपनी फैमिली के साथ में इंस्टाग्राम लाइव भी मैंने किया है, कल रात को यहाँ पे 1:30 बजे, इंडिया के 3:30 बजे।
यहाँ पर कल रात को भी रैली निकली थी, कार की रैली थी, उसके अंदर हजारों की तादाद में लोग हैं। ईरान की पब्लिक में ये कॉन्फिडेंस है कि वो इस वक्त पावरफुल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है और ईरान गोल्डन एज में एंटर होने वाला है। और इस गोल्डन एज के पीरियड को ईरान कोई भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता। ईरान की जनता, उनकी हुकूमत और ईरान की जनता उनकी लीडर्स के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे हिंदुस्तानी व्यूअर्स के लिए। उसके बाद आपके सवाल भी पूछिएगा, दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी मैं बात सुनूंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को क्रिश्चियन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश किया था। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं और एक वो लेडी उनकी जो है वो आती है, वो दुआ पढ़ के से वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई ये क्रिश्चियनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है। और कल उन्होंने हद पार कर दी कि दो चीज उन्होंने की कि एक तो पोप को इतनी बुरी भली बातें कही और दूसरा खुद को जीसस क्राइस्ट बनाकर वीडियो फोटो रिलीज किया और उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि वो फोटो उनको डिलीट करना पड़ा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई बात डिलीट नहीं की। एक बार उन्होंने ओबामा को एक बंदर के चेहरे के साथ ओबामा को रिलीज किया था, उनका पोस्ट डाला था। यानी अमेरिका की पब्लिक के लिए ये गाली है और बहुत बुरी बात है, वहां पर रेसिज्म माना जाता है, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया इन्होंने। या मिसाल के तौर पर द किंग्स प्रोटेस्ट जो उनके खिलाफ निकला, जहां पर कहा जाता है 90 लाख लोग उनके खिलाफ आए थे, वहां पर उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि हम लोग बॉम्ब गिरा रहे हैं इन लोगों के ऊपर। उन्होंने वो भी डिलीट नहीं किया, लेकिन इस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि उनके जो मेन पावर बेस है और जो मेन उनके फॉलोअर्स हैं, उनके दरमियान बहुत बड़ा उनको बैकलैश लगा। जहां पर वो खुद को अपने आप को जीसस बता रहे थे, तो ये उनके यहाँ ब्लास्फेमी नाम का एक कानून होता है, या मसलन कहा जाता है कि मजहब की तौहीन करना या उनके खुदा की तौहीन करना, उसके हिसाब से उसको अमेरिका में लिया गया। तो ट्रंप अभी इस वक्त जो है, और या मसलन वो जानते हैं कि अगर वो खुल के पोप के खिलाफ बोलेंगे तो नेचुरली क्रिश्चियंस में दो हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टियंस होते हैं। तो कैथोलिक्स लोग तो 100% इनके मुखालिफ हो जाएंगे, लेकिन इनका जो मेन बेस है वो प्रोटेस्टियंस का है। लेकिन वो प्रोटेस्टियंस के लिए इन्होंने जो जीसस की वीडियो, जीसस की इमेज डाली थी, वो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हुई। लाखों लोगों ने इंस्टाग्राम पे कल वीडियो बनाए और वीडियो बना के डोनाल्ड ट्रंप को कंडेम किया। फाइनल प्रेशर में आके उन्होंने अपने आप को वो पोस्ट को डिलीट कर दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो कहना चाहते हैं कि एक्चुअली chaos इज अ स्ट्रैटेजी, यानी उनका एक उनके जो एक्सपर्ट्स जो उनको आके एक्सप्लेन करते हैं वो कहते हैं chaos इज अ स्ट्रैटेजी, यानी वो chaos करते हैं। chaos करना उनकी एक स्ट्रैटेजी है, यानी चीजों को खराब कर देना ताकि वो खराब चीजों में लोगों को कुछ समझ में नहीं आए और उसके बीच में वो कुछ कर दे, एक स्ट्रैटेजी है ये अब दुनिया इसे समझने लगी है कि कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। आपने एक वॉर शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप के भड़काने के ऊपर, नेतन्याहू के भड़काने के ऊपर, इल्लीगल कानून के मुताबिक। आपको लगा था एक वॉर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, वॉर 45 दिन के बाद भी आप हुर्मुज के नजदीक नहीं आ सके। 13 मिलिट्री बेसेस आपके तबाह हो गए, 40,000 सोल्जर्स आपके इस वक्त होटल्स में सो रहे हैं, बेसमेंट्स में सो रहे हैं। नेवी आपकी इस लायक नहीं है कि होर्मुज के नजदीक आ जाए, मिलिट्री आपकी हार हो गई है। अब आप दुनिया के अंदर ये कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, कोई चीज आप कर नहीं पा रहे हो। तो आपका जो पावर बेस था और दुनिया में जो एक ताकत थी, हेजेमनी थी, वो खत्म हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कहें जो करें, इसकी कोई वैल्यू नहीं बची दुनिया के अंदर। बिकॉज कह रहे हैं इंडिया में फेमस है, मैंने एक दो रील्स देखी है इसके ऊपर, कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड हो तो ईरान की तरह, क्योंकि बॉयफ्रेंड हो तो ईरान की तरह। कहते हैं कि जो भी कहता है वो करके दिखाता है, और बॉयफ्रेंड कभी भी अमेरिका की तरह ना हो, क्योंकि जो भी कहता है वो करके नहीं बता पाता। तो पिछले 40 दिन में बार बार ये बॉयफ्रेंड ने वादे किए और सारे वादों को तोड़ दिया। इसके लिए पूरी दुनिया में जो है वो जलीलो खार हो रहा है और ये इंपीरियलिज्म का वेस्ट एशिया से जनाजा उठ रहा है आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह। और पूरी दुनिया को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हॉलीवुड नहीं है, ये रियल स्टोरी है, रियल ईरान है। जब तुम्हारा रियल हीरो से मुकाबला होता है तो हॉलीवुड की फिल्म खत्म हो जाती है।
और वो 30 मिनट का टाइम देते हैं, कहते हैं 30 मिनट का टाइम है, आपको वापस जाना है, और 30 मिनट में इनके जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो वापस पलट के आते हैं, वगरना ईरान कहता है मिसाइल मार दूंगा, और डर के वापस आते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड में ईरान ने इनको रियलिटी बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की औकात दुनिया में ये हो गई है कि इजरायली एक मिनिस्टर ने कहा मिस्टर डोनाल्ड डक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, इजरायली मिनिस्टर कह रहा है, मिस्टर डोनाल्ड डक, if you want to hit or if you want to shoot, don't quack, क्वैक नहीं करो, अगर मारना है तो मार दो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मजाक अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स बनाने लगे हैं दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप की ये औकात हो गई है। तो नेचुरली ईरान में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ईरान अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को नहीं छोड़ेगा, होर्मुज को नहीं छोड़ेगा। ईरान के लिए क्लियर है कि जो ईरान के ऊपर नुकसान हुए उसे वापस लेगा, ईरान अपने सैंक्शंस के खिलाफ खड़ा रहेगा। तो ईरान के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्लियर हैं, ईरान उससे पीछे नहीं हटेगा। पीस टॉक होगी तो पीस टॉक के जरिए, जंग होगी तो जंग के जरिए, ईरान के गोल्स में कोई चेंज नहीं होगा। जी जी, आप बने रहिए। एक सवाल अभी आपके पास लेके आऊँगा, कतर का रोल क्या अभी है, क्योंकि कतर जो है इजराइल के खिलाफ बोल रहा है और इसके क्या मायने हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी तो हैं ही। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वामी जी आज आपको। और आपके पास ही आता हूं और ज़रा समझना, बहुत सारी बातें यहाँ हम लोग समझ रहे हैं प्रोफेसर जमील अब्बास जाफरी साहब से, ज़रा आपके ज़रिए कि कल हम लोग जब बात कर रहे थे स्वामी जी, तब हम लोगों ने ये उम्मीद की थी कि अभी 7:30 बजे के बाद, हम लोग कह भी रहे थे कि हो सकता है, आप ही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से बैक होंगे। वो बैक हो ना हो, लेकिन वो दिख तो रहा है कल से लेकर आज तक के एक्शन। और इस बीच ये कि 2 दिन में 4 दिन में और पीस टॉक जो है वो हो सकती है, ये बातें किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? इस जंग को आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, जरा आपकी प्रतिक्रिया अभी तक पे स्वामी जी। हमारे पूर्वज थे वो बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने बहुत दिन पहले ये कह दिया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश उछाता है और उसका विनाश होने वाला होता है, तो बिल्कुल उसकी बुद्धि इसी प्रकार से मति भ्रम में। और हमारे जो राष्ट्रीय कवि थे उन्होंने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मेरे ख्याल से उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम डोनाल्ड ट्रंप में देख रहे हैं। देखिए, जो अभी जाफरी साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं क्रिश्चियनिटी का एक प्रतीक बनना। देखिए, हम लोगों को जो भारत के अंदर पता है क्रिश्चियनिटी का मतलब, हमें क्रिश्चियनिटी का मतलब पता है जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट जो कि दया को और क्षमा को ही अपने धर्म का मानदंड मानते हैं। जैसे हमारे देश में जो हिंदू लोग हैं, हम भगवान श्री राम को मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब कि प्रयास करो शांति रहे, लेकिन अगर शांति न तुम्हारा विपक्षी कायम रखना चाहे और उपद्रव में कायम हो जाए तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि, तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात है। ईरान जिस दिशा में है वो वही दिशा है जो सनातन धर्म भी बताता है और जो कि क्रिश्चियनिटी भी बताती है और जो इस्लाम भी बताता है। डोनाल्ड ट्रंप धर्म के रास्ते पे नहीं है, वो अधर्म के रास्ते में है, इसीलिए आज उनकी स्थिति हो गई। बल्कि मैं पढ़ रहा था, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी जन्मदिन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब लोकसभा या संसद के अंदर तुम्हारे लोग न हों और तुम जो सरकार कर रही है उसका विरोध न कर पाओ, तो संसद के बाहर इतने लोग इकट्ठे हो जाओ, इतने लोग इकट्ठे हो जाओ कि संसद के अंदर बैठे हुए लोगों को अपने निर्णय बदलने पड़े। ईरान ने वो करके दिखा दिया है। ईरान ने यह भी करके दिखा दिया है कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक इतना बड़ा यंत्र है। अगर आपकी जनता आपके साथ खड़ी हुई है, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, हिंदुस्तान लिवर को पहले निरमा वॉशिंग पाउडर ने कैसे नाच नचाया था भारत के अंदर, फिर घड़ी डिटर्जेंट ने कैसे नाच नचाया। देखिए, जो बड़ा एक हाथी होता है उसके अपने कुछ गुण और अवगुण होते हैं, वो मैनेवरिंग नहीं कर पाता। लेकिन जिसको आपने एस्टिमेट नहीं किया था, जिसको एस्टिमेट सही प्रकार से आप नहीं कर पाए थे, और जो आपने गलती कर दी थी उसकी ताकत को एस्टिमेट करने का,
ईरान ने बड़े इत्मीनान से, बड़ी शांति से, बड़े चुपचाप तरीके से कि इजराइल इस प्रकार की गुस्ताखी करेगा, उन्होंने जो तैयारी कर रही थी वो आज पूरा विश्व देख रहा है। जो तुर्की के बारे में भी उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। तुर्की को भी ये समझना चाहिए, बाकी सभी उस क्षेत्र के अंदर रहते हुए देशों को समझना चाहिए कि इजराइल का मोटिव क्या है, इजराइल चाहता क्या है, और ये भी लोगों को समझने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि अमेरिका तो छोड़िए, अमेरिका की जनता तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी वो कमजोरी है जिसका नेतान्याहू फायदा उठा रहे हैं, और कौन सी ऐसी कमजोरी है आज विश्व का हर देश का राष्ट्राध्यक्ष खुल के बोल रहा है, अपनी बात बोल रहा है, और इतनी महत्वपूर्ण घटना विश्व पटल पे हो रही है, और हमारे देश की जनता, भारत की जनता जो 145 करोड़ है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, वहां जनता ईरान के साथ खड़ी हुई है। लेकिन हमारे देश के वो व्यक्ति जो अपने को विश्वगुरु कहते हैं, उनके मुखार बिंद से हम सुनने में कोई भी सुन नहीं पा रहे हैं चीजें, और वो चुनाव में व्यस्त है। और जिस प्रकार से पूरी स्थिति बन रही है इस समय, जो तटस्थ है, जो नहीं बोल रहा है, लेकिन देश की जनता सत्य और धर्म के साथ खड़ी है, और ईरान ने वो किया है जो सब धर्मों का एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो या सनातन धर्म हो। इसलिए विजय उसी की होगी जो धर्म के साथ खड़ा है और जो अहंकार में डूबा हुआ है। जब अहंकार किसी के भी दिमाग में चढ़ जाता है तो उसके बाद उसका पतन निश्चित होता है, और ये चीज बिल्कुल इस युद्ध के बाद सिद्ध होने वाली है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है और विश्व के लोग समझ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा अहंकार का रूप दिखा रहे हैं जो वास्तविकता नहीं है, केवल एक आध नंबर है। और इस युद्ध में कम से कम एक पॉजिटिव चीज ये हुई है, जो एक हवा बनाया गया था अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का, वो विश्व की जनता के सामने क्लियर हो गया है। जी, विश्व की जनता के सामने क्लियर है। ज़रा एक छोटा कमेंट डॉक्टर साहब आपसे लेना चाहता हूं, फिर जाफरी साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप अभी कनाडा टोरंटो पहुंच चुके हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर देखिए, उधर भी आप बातचीत किए ही होंगे, लोगों से आपने पूछा होगा, समझा होगा अमेरिका के बारे में। अमेरिका कनाडा के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं अभी पिछले दिनों, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। वो तो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं तो इसलिए उतने अच्छे संबंध तो नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल क्या कुछ रिएक्शंस हैं अभी पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम पे? राजीव जी, अभी प्रोफेसर जाफरी साहब तुर्की की बात कर रहे थे। संयोग से मेरा लेओवर इस्तांबुल में ही था, 4-5 घंटे वहां लेओवर के बाद हम टोरंटो पहुंचे हैं। इस दरमियान टूटी फूटी अंग्रेजी में जितनी मैं थोड़ी बहुत बात वहां लोकल लोगों से कर सकता था जो हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रोफेसर जाफरी, अवाम ईरान के साथ है, एर्दोगान किसके साथ हैं इस पर यकीनन कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन आम आवाम जो है, चाहे वो तुर्की का हो चाहे बाकी के खाड़ी देशों का हो, जनता इस बात को समझ रही है कि इस वक्त ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो सचमुच में एक धर्म युद्ध है, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत थोड़ी सी बातचीत कुछ लोगों से हो पाई थी, उसका लुब्बो लुभाव ये था। कनाडा में भी ज्यादा संपर्क मेरा नहीं हुआ, अभी 24 घंटे हुए आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया हॉर्मुज पर निगाह लगाए हुए है, उसकी जो रणनीतिक महत्ता है उसके बारे में हम सब जान चुके हैं। लेकिन एक दूसरी छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो ईरान के पक्ष में है, और एक ऐसा मोर्चा है जिस पर दुनिया की निगाह अब गई है, शायद अब तक शायद उस तरफ ध्यान नहीं गया था। एक गोरेह जस्क नाम की पाइपलाइन है जो बुशहर प्रांत से ओमान की खाड़ी में बंदरे जस्क तक जाती है। वहां पर कोह मुबारक टर्मिनल है। 1100 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन ईरान ने अपनी दम पर शायद $1 या $2 बिलियन खर्च करके बिना किसी विदेशी कंपनी की मदद के इस पाइपलाइन को बिछाया था। 2020 के आसपास इसका काम शुरू हुआ था, और ये इतना महत्वपूर्ण टर्मिनल है कि खर्च के अलावा जो बाकी का क्रूड ऑयल का उत्पादन है वो इसी टर्मिनल के जरिए बाकी की दुनिया में जाता है। अब इसका महत्व समझ लीजिए। इस पाइपलाइन के जरिए तेल को सीधे समुद्र तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा सकता है।
वहां से जहाज में जाएगा और उसके बाद वो सीधा चीन तक जा सकता है। लाखों मिलियन बैरल का स्टोरेज है आज की तारीख में इसका। जो मार्च का स्टोरेज इसका था 5.42 मिलियन बैरल, यद्यपि अभी आधी क्षमता के साथ काम कर रहा है ये स्टेशन। इसके अलावा इसका जो रास्ता है वो हॉर्मुज से करीब करीब 95 मील दूर है। अमेरिका ने अपने विध्वंसक जहाज हॉर्मुज के आसपास लगा रखे हैं। अगर उसे यहां काम करना है तो उसे बहुत दूरी तय करना पड़ेगी, लेकिन तब तक इस पाइपलाइन के जरिए किसी भी खतरे से बचते हुए हॉर्मुज से बिना निकला जा सकता है। जहां माइन बिछी हुई है उसका भी सामना ऐसे नहीं करना, टोल सिस्टम का सामना नहीं करना, उस वाटर वे से नहीं गुजरना है जहां अमेरिका ने अपना बेड़ा स्ट्राइकर तैनात कर रखे। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ईरान ने बहुत सालों पहले आने वाले खतरों को मद्देनजर रखते हुए इसे तैयार किया था। इस पाइपलाइन की तरफ अभी तक अमेरिका की नजर नहीं गई थी कि सेंटकॉम वगैरह ने भी जो धमकियां दी हैं वो सीधे सीधे इतनी है कि ईरान के सारे पोर्टों पर उनकी निगाह है, लेकिन इस तरफ पहुंचने में उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो जो भूगोल है वो ईरान के पक्ष में है और यहां से पिछले दिनों सप्लाई जारी है। तो इस एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था कि अगर हॉर्मुज पर भी पूरी नाकेबंदी ब्लॉकेड अमेरिका ने कर लिया है, तब भी ईरान ने वर्षों पहले एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया था जिसकी तोड़ अभी अमेरिका या किसी और के पास नहीं है। जी, हमें नहीं मालूम आने वाले दिनों में इस रास्ते का कितना इस्तेमाल ईरान करेगा, कितना वहां से क्रूड जा सकता है। उस पाइपलाइन पर कभी कोई हमला हुआ, यद्यपि वो अंडरग्राउंड है, बहुत आसान नहीं उसे नुकसान पहुंचाना, पर यह कोह मुबारक टर्मिनल ईरान के लिए एक अतिरिक्त गेटवे है, उसके पास अपना एक दूसरा दरवाजा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलतियां पिछले दिनों में की हैं 24 घंटे 48 घंटे में, बहुत संक्षेप में उसका जिक्र कर लेते हैं, बाकी सब लोगों ने बात कर ही ली है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह की तस्वीर के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, उनके रूप को धरकर एक मरीज के सिर पर हाथ रखना दिखाया, उसमें फौजी दिखाई दे रहे हैं फरिश्ते के रूप में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, अमेरिका का झंडा है। इसकी जो भी प्रतिक्रिया दुनिया में हुई वो तो उतनी महत्वपूर्ण है ही। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14वें से तकरार के बाद उन्होंने ये पोस्टर पोस्ट किया था, लेकिन सबसे अहम प्रतिक्रिया आई थी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन की। उन्होंने कहा था कि न तो पोप का अपमान बर्दाश्त किया जा सकता और न ईसा मसीह का अपमान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ईरान पोप और ईसा मसीह के सम्मान के साथ है। ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, ये पूरी दुनिया में बेहद गंभीरता से सुना गया, देखा गया, पढ़ा गया। यही वजह है, जैसा कि अभी प्रोफेसर जाफरी ने कहा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम बदतमीजियों वाले, बदसलूकियों वाले, बददिमागी पोस्टर और पोस्ट को कभी डिलीट नहीं किया, पर इसे डिलीट करना पड़ा। और अब बहाना खोज रहे हैं कि मैं तो अपने आप को डॉक्टर के रूप में पेश कर रहा था। अगर डॉक्टर बताना चाह रहे थे तो एप्रन पहन लेते, स्टेथोस्कोप डाल लेते गले में, लेकिन वो सीधे सीधे ईसा मसीह का ही भेष था। अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घिर चुके हैं, उनका साथ देने वाले भी बेहद कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी के देश भी अब इस मुसीबत से निजात पाना चाहते हैं। ईरान स्ट्रेटेजिकली, उनके मनोबल के तौर पर हर तरीके से अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है, और हर बीतते घंटे के साथ हॉर्मुज पर जो संकट खड़ा किया गया है उसमें भी ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस और चीन की ताकत उनके साथ है। जी जी जी, ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं जाफरी साहब के पास, ज़रा स्क्रीन पर ले आइए जाफरी साहब को। और जाफरी साहब, ज़रा गल्फ़ कंट्रीज़ के रोल और अभी 2-4 दिनों में बहुत परिवर्तित बयान सुनने में आ रहे हैं, चाहे कतर के हों, कुवैत के हों, सऊदी अरब के हों, ये बयान, ये चेंज क्या है ज़रा ये बताइए। और क्या ये चेंज पहले भी ऐसे ही था, और
आज की तारीख में ईरान के साथ जो गल्फ कंट्रीज के रिलेशन हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहाँ सब जगह अमेरिकी बेस है? जी शुक्रिया। देखें, पहले तो हम लोगों को ये अरब देशों के बारे में थोड़ी सी अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद अली लारीजानी साहब जब अमेरिका गए थे और उनकी कोई मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन सीनियर डिप्लोमेट के साथ जब मैं बैठा था, उनका नाम उन्होंने लिया था, कोई बहुत ही फेमस पर्सन थे लेकिन मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं याद है। तो उन्होंने लेकिन वो वीडियो में कहा था कि देखें, हम ईरान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस फ्यूचर में देखते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा देखिए, पूरे गल्फ रीजन के अंदर हमने एक मैप लिया और मैप के ऊपर हमने लाइंस बना दी और लाइंस बना के हमने कहा कि भाई ये मुल्क है, ये मुल्क है, ये वो मुल्क है। हकीकत में उन लोगों की कोई एक मुल्क के तौर पर कोई एक डीप हिस्ट्री नहीं थी। तो जैसे आपकी है और इजिप्ट की है और टर्की की है, 3 कंट्रीज का उन्होंने नाम लिया कि ये पुरानी सभ्यताएं हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं उनको लेके उनकी हिस्ट्री बहुत छोटी है। यानी सऊदी अरब के अंदर एक फैमिली है, आले सऊद, उसकी किंगडम है। तो इसे तो कोई कंट्री नहीं कहेंगे, इसको मोनार्की कहेंगे। इसी तरीके से कतर है, दुबई है, यूएई है, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं जिनको किंग बना दिया गया। ये मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर हो कि ये लोगों का एग्जिस्टेंस कोई पुराना एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, तो हम हिंदुस्तानी जब अपने आप को कहते हैं तो हम प्राचीन से अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को 50 साल से ज्यादा पीछे नहीं ले जा पाते हैं। जो भी कंट्री की इनकी लीडरशिप हो या इनकी आवाम अपने आप को वैसे अपने आप को एज अ कंट्री के तौर पर नहीं देख पाती। तो ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी कितनी प्राचीन उसकी एग्जिस्टेंस है। दूसरी चीज ये है कि जब ये कंट्रीज बनी थी तो ये कंट्रीज का सेटअप ये था कि इसके अंदर ये कहा गया कि भाई हमें पावर में रहना है, हम किंग्स हैं। हम कैसे पावर में रहेंगे? क्योंकि हमारे ऊपर पहले ब्रिटेन था और ब्रिटेन के बाद अमेरिका पावर रहेगा और ये पावर बैलेंस रहेगा। तो अब जो जंग के खात्मे में ये पावर बैलेंस ऊपर का निकल जाएगा। अब ये अरब देश जो हैं ये नया पावर बैलेंस चाहते हैं कि भाई हम बादशाह रहें लेकिन हमारे ऊपर अमेरिका का पावर बैलेंस ना रहे, बल्कि खाड़ी देश मिलके कोई ऐसा एक पावर बैलेंस बनाए जहां पर हमारे लिए नॉन अमेरिकन वेस्ट एशिया का फ्यूचर वो परसीव कर सके। यानी वो इंपीरियलिज्म और वेस्टर्न डोमिनेशन को खत्म होता हुआ इस चीज को वो एक्सेप्ट करने तैयार है। सबसे पहले जंग के बाद ओमान ने बिल्कुल क्लियर एक स्टैंड लिया जीसीसी में, और ओमान ने सबसे पहले आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत को कंडेम भी किया अमेरिका को, और उसने बिल्कुल एक स्टैंड लिया जो नॉन न्यूट्रल स्टैंड था। उसके बाद कतर ने तकरीबन 2 हफ्ते की जंग के बाद कतर ने सिग्नल्स दे दिए ईरान को कि भाई हम इस जंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अमेरिका के साथ नहीं हैं। और फिर आपने देखा कि कतर पर हमले होने भी कम हो गए थे। तो कतर ने अपने आप को इस अलायंस से आहिस्ते आहिस्ते अलग करने का इरादा कर लिया है। ये तमाम अरब देश आज नहीं तो कल इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा फ्यूचर नॉन अमेरिकन इंपीरियलिज्म और नॉन अमेरिकन इंटरफियरेंस के साथ हमारा फ्यूचर है। और मैं हमेशा एक ट्वीट है जो अल अबू सईदी जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तकरीबन जो जंग मेरे ख्याल से 1 साल पहले का उनका ये ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि मैं अरब देशों को ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्हें ये लगता है कि हम इजराइल के साथ मिलके रेजिस्टेंस को खत्म कर देंगे, हिजबुल्लाह हमास को खत्म कर देंगे या ईरान को खत्म कर देंगे, तो ये या तो हकीकत से बहुत दूर हैं, या तो भोले हैं, या तो ये हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि हमें रेजिस्टेंस की तरफ जाना है, इजराइल और अमेरिका से दूर होना है। ये ओमान ने स्टैंड ले लिया था। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना, कतर का अपने स्टैंड को सॉफ्ट करना और अमेरिका और इजराइल से दूरी आहिस्ते आहिस्ते इनके दरमियान होना, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि अरब देशों के साथ या ये मुस्लिम खाड़ी देशों में एक नया बैलेंस क्रिएट होगा, जिस बैलेंस के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि वो बैलेंस में रेजिस्टेंस, नॉन इंपीरियलिज्म और खुद मुख्तारी, सेल्फ डिसीजन मेकिंग और अपने देश, अपने मुल्क, अपने रीजन की प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करना, अमेरिका और वेस्टर्न प्रायोरिटी को कम अहमियत देना, इस बुनियाद के ऊपर एक नया वेस्ट एशिया बनेगा। और ये तमाम अरब देश और तमाम मुस्लिम देश मिलकर अपना फ्यूचर, खुद अपने फ्यूचर को बनाएंगे। और ये फ्यूचर की तरफ ये अरब देश कुछ जल्दी कुछ लेट, लेकिन सबको फाइनली इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसी न्यू ऑर्डर के तहत अपने आप को अलाइन करना होगा। मैं एक और पॉइंट यहां पर हमारे स्वामी जी जो कह रहे थे, मैं उसी चीज में एक चीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए, धर्म को दो तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक तरीका यह है कि धर्म का उपयोग करके या दुरुपयोग करके अपने लिए फायदा पहुंचाना, जैसे ढोंगी बाबा होते हैं या ढोंगी लोग होते हैं, ढोंगी मौलाना होते हैं। ये लोग धर्म का दुरुपयोग करके खुद अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो धर्म का उपयोग करके सोसाइटी की खिदमत करना चाहते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो खिदमत गुजार की तरह जाते हैं। तो ये दो डिफरेंट अप्रोच हैं धर्म को लेके। धर्म का सही इस्तेमाल जब होता है तो आप देखें, ईरान में जब कोरोना आया तो ईरान दुनिया में सेकंड नंबर पे कंट्री थी स्टार्ट में 2 वीक में कोरोना में, लेकिन यहीं के धार्मिक लोग हॉस्पिटल्स में गए, घर नहीं गए, और इन लोगों ने कौम की खिदमत की और कोरोना के अंदर ईरान को 60th और 70th नंबर पे पहुंचा दिया। तो ये एक अप्रोच है। दूसरा, आप ईरान का अगर एग्जांपल लेंगे तो ईरान के बारे में हमेशा एक सवाल किया जाता है, ईरान क्यों न्यूक्लियर वेपन नहीं बना लेता? तो यही धर्म है और यही धर्म की नैतिकता और मोरालिटी है जो रोकती है कि कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो। तो धर्म का सही इस्तेमाल यहां पर हमें दिखता है, या धर्म का सही इस्तेमाल हमें महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स में दिखती है, जहां महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म मुझे स्पिरिचुअलिटी देता है और यही धर्म मुझे नैतिकता वाली पॉलिटिक्स करने को सिखाता है। एक आखिरी चीज के जीसस क्राइस्ट जो है उसके सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, जीसस क्राइस्ट को जिस तरीके से हजरत ईसा को पेश किया गया है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। कि जीसस क्राइस्ट को ऐसे पेश किया गया है कि बहुत ही मजलूम से थे, बहुत ही, और कोई भी उन्हें कुछ कर देता था तो वो कहते थे एक गाल पे तमाचा मारो तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। जबकि जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री लोग नहीं जानते। जीसस क्राइस्ट एक क्रांतिकारी नबी, एक क्रांतिकारी इंसान थे। जिस समाज में रहते थे उस समाज में जो जूइश तबका था उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल था और उनके अंदर करप्शन था, और वो समाज में वो लोग करप्शन करते थे। तो वो समाज में जीसस क्राइस्ट उनके खिलाफ खड़े हुए थे, इसके लिए सूली पे चढ़ाया गया था उनको। तो जीसस क्राइस्ट एक क्रांतिकारी शख्स थे, और जीसस क्राइस्ट ने जो पैगाम दिया है वो यही पैगाम दिया है कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है तो जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो धर्म के दो उपयोग हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं जो धर्म को इस्तेमाल करके दुनिया में कत्ल गारत करते हैं, और दूसरे पोप 14 जैसे लोग हैं जो धर्म को इस्तेमाल करके दुनिया में शांति, अमन और इस वक्त वो अल्जीरिया गए हैं। अल्जीरिया की मॉस्क में जाके उन्होंने इक्वालिटी और जस्टिस और एक दूसरे के साथ रहने का अहम पैगाम दिया है। तो डेफिनेटली मैं स्वामी जी की बहुत सारी बातों से अग्री करता हूं कि धर्म इंसान को इंस्पायर करता है। अगर वो धर्म आपको सिखाता है कि प्रेम होना चाहिए, हर इंसान के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपनी सुपीरियोरिटी को छोड़ के हर इंसान का खैर आपको सोचना चाहिए,
अगर धर्म आपको ये नैतिकता और मोरालिटी सिखाता है तो ये धर्म बहुत अच्छा है। एक लास्ट मिसाल दूंगा कि एक फ्रांस की शिप गई है, शायद आपने सुना होगा, होर्मुज से एक फ्रांस की शिप गई है। ये शिप कब गई? ईरान के मैं ऑफिशियल न्यूज में मैं देख रहा था कि वो शिप फ्रांस की गवर्नमेंट ने ईरान से रिक्वेस्ट किया कि इसके अंदर खाद है, फर्टिलाइजर्स हैं, और अगर ये फर्टिलाइजर्स फ्रांस नहीं पहुंचेंगे तो 45 लाख लोग जो हैं उनके खाने पे असर हो सकता है। तो ईरान की गवर्नमेंट ने यही नैतिकता के कानून के मुताबिक ये शिप को निकाला और इससे एक पैसा टोल नहीं लिया। तो यही धर्म होता है जो इंसान को अगर नैतिकता दे और ये सिखाए कि तुम्हारा धर्म खिदमत करना है, पावर लेना नहीं है, तो यहां पर ये चीज समझ में आती है। मैं सॉरी एक लास्ट चीज और कह दूं, जी बिल्कुल। जब इमाम खुमैनी इस दुनिया से गए तो इमाम खुमैनी ऐसे घर में रहते थे जो मिट्टी का घर था। जब उनको पूछा गया कि आप तो बड़े महल में रह सकते हो, जाओ शाह के महल में रहो, तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक हर ईरानी को यह महल नहीं दिला सकता मैं इस महल में नहीं जाऊंगा। आयतुल्लाह खामेनाई भी ऐसे ही शहीद हुए, छोटे से घर में रहते हुए, उनकी बीवी उनके बच्चे ऐसी ही जिंदगी बसर करते हुए। कि ये पॉलिटिक्स और सियासत को कौम और इंसानों की खिदमत का जरिया समझते हैं, पावर हासिल करने का जरिया नहीं समझते। धर्म बहुत अच्छी चीज है अगर धर्म इंसान को इंस्पायर करे स्पिरिचुअलिटी और सेल्फलेसनेस की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें कही और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की बातों से आप बहुत सारी बातों से सहमत हुए। और धर्म की बात आज मैं भी चाहता था करना, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धर्म के नाम पे ही जो अधर्म किया है उसको, ये और कल ही नहीं, ये तो पिछले 45 दिनों से कर ही रहे हैं। और ख़ासकर गज़ा में जो अधर्म हुआ है, अगर देखा जाए 70,000 लोगों का कत्लेआम, और उसमें महिलाएं बच्चे, ये कम नहीं है। फिर अभी ईरान में जो हुआ, ये सब कुछ तो वही है। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसको और विस्तार से बताया और जो चल रहा है ईरान में उसको आपने रखा। मैं जान रहा हूँ समय की कमी है, इसलिए आपको रोक नहीं रहा हूँ और आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तमाम पैनलिस्ट को सलाम और आदाब अर्ज करता हूँ और माजरत चाहता हूँ, मैंने आप लोगों का वक्त लिया और आप सबके लिए दुआगू हूँ। इंशाल्लाह जहां रहें खुशहाल रहें, आप सबके लिए दुआगू हूँ मैं इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। आना चाहता हूँ जल्दी से स्वामी जी आपके पास, पहले फिर अनिल जी आपके पास आता हूँ, प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। स्वामी जी ज़रा आज आपका बर्थडे और बर्थडे आप शेयर करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इधर हमारे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी दोनों साथ साथ बर्थडे, तो चलिए उनको भी याद हम करते हैं, बाबा साहब को भी याद करते हैं और आप तो हैं ही हमारे साथ बने हुए। ज़रा एक छोटा कमेंट आपसे लूँगा, फिर अनिल जी आपके पास आना चाहता हूँ। स्वामी जी, क्या यहाँ से अमेरिका अब खासकर डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलना चाहते हैं सीधे अगर देखा जाए तो, या इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, असल में डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको खुद नहीं पता वो चाहते क्या हैं। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे ईरान के मित्र बड़े स्पष्टता से बताते हैं, ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो स्ट्रेटेजी के तहत कर रहा है। उसने अपना एक गोल स्थापित किया है और बीच बीच के उसके गोल हैं जिससे वो अंतिम गोल तक पहुंचना चाहता है। और अमेरिका को पता नहीं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, जो जाफरी साहब ने बात कही और जो इन्होंने अयतुल्लाह के बारे में अपने बताया, मुझे तो ऐसा लगता है कि खामेनी साहब और हमारे महात्मा गांधी दोनों के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे वो भी एक साधारण घर में रहते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, वैसे ही हमारे महात्मा गांधी जो बैरिस्टर थे और वो धोती में रहे, वो चप्पल पहन के चले और आधे शरीर में रहे, उन्होंने एक धोती में अपना जीवन काटा क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत की जनता। लेकिन हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो गांधी को गलत बातें करते हैं और गोडसे की पूजा करते हैं। लेकिन आज के तारीख में देखिए, यह बात बिल्कुल सही है और जो धर्म की व्याख्या की वो बिल्कुल सही है। धर्म के रास्ते पे हम लोग हैं, धर्म के रास्ते पे ईरान के लोग हैं और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के लोग भी वो धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन बायोलॉजिकल, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप भी शायद इंडिया को बहुत ज्यादा
ऑब्जर्व करते हैं मोदी जी से उनकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, जैसे हमारे मोदी जी भी नॉन बायोलॉजिकल हैं, उसी टाइप से हो सकता है एक आध दिन में डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे दें कि वो भी नॉन बायोलॉजिकल है, वो भी परमेश्वर का अवतार है। कोशिश उन्होंने की थी लेकिन उल्टे पड़ गए थे। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं भभूत अभूत लगा के और महादेव और शिव का रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही उन्होंने जीसस क्राइस्ट के लिए किया था। लेकिन चलिए, वहां की जनता ज्यादा जागरूक है। हमारे देश की जनता के जो हमारे देश में अंधभक्त हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। जो उन्होंने हवन वन कराया है वो रिवर्स हवन करा लें और डोनाल्ड ट्रंप को जल्द मुक्त करें और विश्व को अशांति और ये जो विध्वंस हो रहा है इससे रोकने के लिए कुछ ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। अगर भगवान उन जैसे गैर सनातनी और सनातन विरोधी लोगों की बात सुने कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी गलती छोड़े और वहां पे विश्व के अंदर एक शांति का माहौल बने और सब प्यार मोहब्बत से रह सके। जी, सबसे बढ़िया आपने कहा रिवर्स क्या हवन करवा लें, ये रिवर्स हवन ये नया व्यापार शुरू हो सकता है। ऐसे रिवर्स हवन करवाइए और रिवर्स हवन करवाइए, अगर काम नहीं हुआ तो रिवर्स हवन करवा लीजिए। चलिए, लेकिन मजाक ही सही, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट बात ये कि स्वामी जी इस हवन की जो बात कह रहे हैं, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो अपने देश में उनके लिए कितने लोगों ने हवन करवाया, पूजा करवाया, उनकी तस्वीर लेके आरती दिखाई, सब कुछ किया। उस बारे में बात कर रहे हैं स्वामी जी। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जितनी उम्मीदें उन लोगों ने लगाई थी अपने देश में, वो आज उनकी उम्मीदों पे अगर डोनाल्ड ट्रंप खरे नहीं उतरे हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको रिवर्स हवन करवा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका। आना चाहता हूँ अनिल जी आपके पास, और ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ अनिल जी कि क्या यहाँ से अनिल जी अपने को अब ये दिखाई दे रहा है कि तस्वीर जंग की बदलेगी, जंग की तरफ अब दुनिया नहीं जाना चाहती है, अमेरिका नहीं जाना चाहता, इजराइल क्या जाना चाहता या नहीं जाना चाहता, या इसको एक लंबा खींचने की कोई जुगत यहाँ पे है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है वैसी स्थिति, या जो हालात हम लोगों ने अगर पहले पुराने इतिहास को देखा जाए तो चाहे वो इराक और ईरान के बीच जो जंग चली उसको देखिए, चाहे उससे पहले वियतनाम को देखिए, इन सब की तरफ हम जाते हुए देखते हैं। कैसे देखते हैं इस जंग को, क्योंकि अभी ठीक है 2 सप्ताह का सीज फायर है, लेकिन टेंस माहौल तो है ना। नहीं, देखिए ये जंग को अमेरिकी लोग मतलब ट्रंप खत्म करना चाहते हैं ऐसा नहीं है। इसको वो चाहते हैं कि लंबा खींचे, लेकिन लंबा खींचने के लिए जो हालात है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा है। तो वो अलाउ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो बताया जाफरी साहब ने सही कहा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है और मिडिल ईस्ट में तो पूरी तरह चेंज हो गया है इक्वेशंस। मिडिल ईस्ट में जैसे सऊदी ईरान से बात कर रहा है और कतर जो है उसने पीछे ले लिया, ओमान जो है सो आ गया सीधे सीधे उसके खिलाफ में, मतलब समझिए कि अमेरिका के खिलाफ ही एक तरह से आ गया। तो इसके बाद अब बहुत छोटा पार्ट है मिडिल ईस्ट का, तुर्की का भी आप देख रहे हैं। तुर्की ने ये एंटी इजराइल स्टैंड लेकर के एक तरह का मैसेज दिया है ईरान को कि हम आपसे युद्ध नहीं चाहते। तो ये पहले ही जो ये एनालिस्ट सब थे अमेरिका के, वो लोग इस बात की संभावना जता रहे थे कि अगर ईरान ने सस्टेन कर लिया इस युद्ध को तो मिडिल ईस्ट में अब जो है लोग ईरान की मतलब ईरान के प्रेजेंस को या उसको मान लेंगे और उसके बाद वो उसको एक पावर के रूप में देखना शुरू करेंगे और उससे निगोशिएट करेंगे। तो वो अब सही साबित हो रहा है। ये स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर ईरान सस्टेन हो जाए कर लेगा, तो बहुत सारे एक्सपर्ट जो थे वहां के थिंक टैंक वगैरह के, वो ये मान रहे थे कि ये चेंज हो जाएगा मिडिल ईस्ट का सिचुएशन। तो वो तो अब दिखाई दे रहा है। तुर्की और सऊदी का जो स्टैंड में चेंज दिख रहा है, इन लोगों ने तो लगभग इजराइल के डोमिनेंस को स्वीकार कर लिया था और ये यूनाइटेड अरब अमीरात ने तो उनसे रिलेशनशिप ही बना ली थी। वो तो एक एक्सिस ही बनाया था इन लोगों ने मिलके, लेकिन वो अब बिखर गया, अब खत्म हो गया। अब है क्या कि इजराइल अब पीछे हटता है तो उसको बहुत कीमत देनी होगी। कीमत देनी होगी क्या कि उसको फिलिस्तीन के बारे में फिर से उसको
मतलब अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, नए ढंग से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। फिर वो चाहता था कि लेबनान का, साउदर्न लेबनान का हिस्सा ले ले, वो भी अब लग रहा है क्या कि उसकी अब पॉसिबल नहीं है। अमेरिका खुद इंटरवीन कर रहा है कि लेबनान में किसी तरह से पीस हो जाए। तो अब इनका हमको लग रहा है क्या कि अमेरिका के दो एम हो सकते हैं कि मतलब युद्ध से भागने का, कि एक तो है कि मिडिल ईस्ट में जो उनका है इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसको किसी तरह स्टेटस को में लाया जाए, जो अब नहीं संभव है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इतने टेंशन में अमेरिका ने बाकायदा यूरेनियम एनरिचमेंट के इशू को लेकर के, न्यूक्लियर को इशू के लेकर के, हॉर्मुज का फिल्मी ग्राउंड पे उसको ये कर दिया। मतलब कि जो कि पहले से मालूम था, इस पर तो मतलब जो एटॉमिक न्यूक्लियर मामला है, न्यूक्लियर आर्मामेंट का, उसको लेकर के तो लंबे समय से ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो उसको फिर से पाकिस्तान के समय में उसको उठाने का कोई मतलब ही नहीं था। दूसरा है क्या, तो हॉर्मुज जो है, इन्होंने यही कहा था कि हॉर्मुज को ओपन करना है, यही गोल बताया था, और वहां जाकर के उसको गोल पोस्ट ही चेंज कर लिया। तो इसका मतलब है क्या कि जो इनका आरोप है, मतलब जो ईरान कह रहा है कि आपने ये नेतन्याहू ने की वजह से करना पड़ा, मुझको लग रहा है कि जो अभी की स्थिति है, इसको अगर अमेरिका छोड़कर इसी तरह से अगर निकल जाता है, तो वो उसके लिए और इजराइल के लिए खासकर बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध को चाहते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के कंट्री जो जीसीसी है, जीसीसी के कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज है, वही नहीं चाहते हैं कि ये हो। तो अब वो मुश्किल ये है कि ग्राउंड पे उनको सपोर्ट नहीं है इस युद्ध के लिए, और बाहर से लड़ना उनके लिए संभव नहीं है। वियतनाम के मामले में ऐसा था कि वियतनाम में उन्होंने एक हिस्सा जो साउथ वियतनाम का था, वो हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे वो ग्राउंड पर जिसकी अपनी जगह बना ली थी। वहां यहाँ इराक में भी करीब करीब इतना डिसइंटीग्रेटेड था, ये क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट का अपना कोऑर्डिनेशन इतना पुअर था, और सब ईरान उसके खिलाफ था, पास के कंट्रीज सब उसके खिलाफ थे, तो वो आइसोलेट हो गया था। ईरान को आपको मानना होगा कि स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली अभी वो क्या बता रहा है, अभी वो बता रहा है, उसने जो स्टेटमेंट, कितना मैच्योर स्टेटमेंट है, हजारों लाख मतलब हजारों खर्च करके, लाखों खर्च करके आप थिंक टैंक और प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाते हैं, अभी अमेरिका में या भारत में भी आप देख रहे हैं, लेकिन इससे उतना बोगस है, ये लोग कर नहीं पाता। उसने एक स्टेटमेंट जो ये दिया कि नेतन्याहू ने इस ये को सबोटेज कर दिया। अब इसका जनता जो पूरे वर्ल्ड ओपिनियन पे, और वो जो वार लड़ रहा है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ईरान का ये जो स्टेटमेंट है कि नेतन्याहू अमेरिका को ये कर रहा है, क्या कहते हैं, लीड कर रहा है। अब ये कौन सा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो है, वो मागा में कहां फिट बैठता है। अमेरिकन के जो भी इनका सपोर्टर, वो भी लगेगा कि ये तो नेतन्याहू के पीछे पीछे चल रहा है। तो इतना अमेरिकन लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो डिप्लोमेटिकली इतना जबरदस्त इनका, मतलब बिना प्रोपेगेंडा के, उनके पास कोई वर्ल्ड प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं है, कोई उनका कितना उनके खिलाफ है, एक तरह से समझिए जो पूरा वर्ल्ड मीडिया का जो स्ट्रक्चरिंग है, उसको एड्रेस ऐसे आसानी से वो लोग कर रहे हैं कि अभी वहां से निकलने के बाद इन लोगों का अटेम्प्ट यही था कि ईरान को एक विलेन के रूप में पेश करेंगे कि देखो वो समझौता नहीं करना चाहता। हालत ये हो गई कि लोग अभी समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है, वो जो है, तो उसने ये अमेरिका इजराइल ने बातचीत नहीं की और पीस को सबोटेज कर दिया। और उसके बाद हॉर्मुज बंद करने का उसका तो और आ रहा है रिएक्शन कि भाई हॉर्मुज बंद आप करके, और भी आपने पहले कहा था खोलेंगे, अब कह रहे हैं कि बंद करेंगे। तो अब पूरा हमको लग रहा है कि डिसओरिएंटेड ये उनका सारा स्ट्रेटजी सारा हो गया है।
ईरान दोनों वार जीत गया, परसेप्शन का वार और ग्राउंड का भी वार, जबकि उनके पास उनकी हालत, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था किसी डिफेंस में ये कहा कि उनके पास जितने हथियार थे उसका बड़ा हिस्सा इन्होंने नष्ट कर दिया है और उनका बहुत कैपेबिलिटी कमजोर कर दी है। लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, जो पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने लिया है, उसका कोई मिसाल नहीं है। मुझको लग रहा है कि बहुत ही जबरदस्त ये है सिचुएशन। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर चूंकि चेंज हो गया है, लंबा वार अब नहीं चलेगा, ये इनको कोई न कोई तरीका अपनाना होगा। कहाँ अभी भी कर पाए, हॉर्मुज को बोला बंद करेंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि उस तरह से नाकाबंदी कर पाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आ रहा हूँ। दीपक पाचपोर जी हमारे साथी, उन्होंने एक बहुत शानदार कमेंट किया है। वो बता रहे हैं कि ट्रंप द्वारा खुद को जीसस क्राइस्ट घोषित किए जाने को पॉजिटिव लिया जाना चाहिए। जीसस लड़ाई नहीं, शांति चाहते थे और ट्रंप शायद शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने खुद को, यानी साफ है कि ट्रंप भी जो हैं वो किसी न किसी बहाने शांति की तरफ आना चाहते हैं। ये दीपक जी हमारे साथी, दीपक पाचपोर जी कई बार कार्यक्रम में पहले बैठा करते थे, अभी थोड़ा अपने परिवार और उलझनों में हैं, थोड़े से व्यस्त हैं, इसलिए नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन उनके कमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। और डॉक्टर राकेश पाठक जी बहुत थके हुए दिख रहे हैं, साफ दिख रहा है उनके चेहरे पे थकान दिख रही है। उनके पास भी जल्दी से आता हूं, आप लोगों को जल्दी जल्दी छोड़ता हूं मैं। जी सर, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? जेट लैग है, जेट लैग में है सर अभी। हाँ, वो टाइम जोन चेंज हुआ है ना पूरा। हाँ बिल्कुल, आपके वहाँ रात हो रही है, यहाँ सवेरा हुआ है टोरंटो में भी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, क्या ये शांति की ओर बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं, या यहाँ से फिर वही लंबा सफर? नहीं, शांति मजबूरी हो गई अब तो शांति ही विकल्प है। दो तीन बड़ी खबरें इस बीच आई हैं जब तक हम लोग बात कर रहे थे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 40 मिनट की बातचीत हुई है। डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं कि क्या बातचीत हुई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या मोदी जी कोई किरदार इसमें अदा करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं। ट्रंप के बारे में वो अशांत दिमाग हैं, और वो कल को अगर ये कह दें मोदी जी से कि आप अपनी सेना को लगाइए ईरान के लिए, तो बड़ी नई मुश्किल पैदा हो जाएगी मोदी जी के लिए। क्योंकि 40 मिनट की बातचीत हुई है, तो 40 मिनट की बातचीत में तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी जो गंभीर बात होगी। मोदी जी ने ट्वीट कर दिया है, आपने देखा होगा। मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर ये जानकारी दी है, और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मुझे मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। इतना लिखा है इन्होंने कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला, और इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, पश्चिम एशिया पे भी डिस्कस किया है, और हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन एंड सिक्योर रखने पर भी हमने बल दिया है। ये इसके इम्पोर्टेंस पे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन एंड सिक्योर। जी जी, तो नाकेबंदी के बाद हो सकता है कि मोदी जी का या उनके बातचीत का एक ये भी हो कि जो इंडियन शिप्स हैं वो वहाँ से गुजर पाएँ, और एक ये भी है कि जो रशियन ऑयल खरीदने की जो 6 महीने की वो मियाद थी, एक महीने की थी शायद, तो वो मियाद खत्म हो गई है। तो वो भी एक इशू होगा। विदेश सचिव लौट आए अमेरिका से 10 तारीख को, और टैरिफ में कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है अभी टैरिफ के मामले पे, लेकिन तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हॉर्मुज पे नरेंद्र मोदी
ट्रंप के साथ मिल के कोई रोल प्ले करने वाले, ये हम देखेंगे आगे, इस पे स्पेकुलेट ना करें, अभी खबरें आएंगी कि क्या बातचीत हुई है। दूसरी एक बड़ी खबर है कि आज मतलब अमेरिका का जब मंगलवार शुरू होगा, अब शुरू हो रहा है थोड़ी देर में, तब वहां पे मंगलवार को इजराइल और लेबनान की बातचीत शुरू हो गई और वहां के एम्बेसडर्स बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ओपनिंग मिली है। और दूसरी एक अच्छी एक खबर आई है कि हॉर्मोज से कुछ शिप गुजरे हैं और उसमें एक चाइना का वो शिप भी गुजरा है जिसके ऊपर सैंक्शन है, वहां से एक यूएई का शिप भी गुजरा है। तो जो अमेरिका के नाकेबंदी के बावजूद कुछ शिप गुजर रहे हैं और कुछ शिप जो है वो ईरानियन पोर्ट के भी हॉर्मोज के बाहर आए हैं। तो इसका मतलब है कि नाकेबंदी इफेक्टिव नहीं है, केवल बयानबाजी है। और दूसरी बात कि उससे बहुत साफ संकेत है यूएई का शिप निकलने का कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो अब ईरान से इंगेज कर रहे हैं अलग से, अमेरिका के अलहदा। तो ईरान एक वहाँ की एक रीजनल पावर के तौर पे इस्टेब्लिश हो गया और लोगों को लग रहा है कि अब अमेरिका के छाते के अलावा ईरान से भी बात कर लो, क्योंकि उनका हम लोग कई बार यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि लगभग 5% से भी ज़्यादा उनकी जीडीपी गिर गई है और ऑयल की डिमांड में कमी आई है। तो ये बड़ा एक 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं। और दूसरा कि टॉक्स बातचीत अगले सप्ताह होगी, काफी संभावना है कि इस्लामाबाद नहीं हो दोबारा और बातचीत का रास्ता खुल गया है। एक बात जो बहुत स्पष्ट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अमेरिका क्लाइम डाउन किया है, नीचे आया है। अब अमेरिका जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैन करने की बात नहीं कर रहा है, अब वो सस्पेंशन पे आई बात है। अब सस्पेंशन पे ईरान 5 साल कह रहा है और अमेरिका 20 साल कह रहा है, यानी दोनों लोग सस्पेंशन पे एग्री हैं, केवल नंबर ऑफ ईयर्स का मामला है। ये नेगोशिएटिंग टेबल पे थोड़ा सा फाइन ट्यून हो जाएगा और मुझको लगता है कि वो इसी में बात फंस गई है। यानी जो सस्पेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये अमेरिका या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको अब ईरान के खिलाफ हमले का अपना विनिंग पॉइंट बता रहा है। ये एग्जिट होगा ईरान से जी। हॉर्मोज एग्जिट नहीं होगा। हॉर्मोज को लेकर अमेरिका ने अब तक का जो डेवलपमेंट है वो बताता है कि हॉर्मोज को लेकर अमेरिका ने सिद्धांत रूप में ईरान की सॉवरेनिटी, उसकी मिल्कियत मान ली है। तो हॉर्मोज पे कोई एक नया कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बातचीत अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के सस्पेंशन पे होगी और यही जो है अमेरिका का एग्जिट होगा। वो 5 साल करेगा, 10 साल करा लेंगे, 12 साल करा लेंगे, यही उसका एग्जिट होगा। जी राजीव जी जी जी, जल्दी से जरा आते हैं अमलेंदु जी के पास, फिर समय खत्म हो चुका है, लेकिन जल्दी जल्दी छोटा कमेंट। अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि ये टॉक्स, क्या खबर आपके पास आ रही है, ये जो इनकी वार्ता, खबर तो ये आ रही है कि 2 दिन में शुरू होने वाली है, परसों फिर से होगी? जी राजीव जी, ये सूचना जो आ रही है वो ये है कि वार्ता जो है शायद गुरुवार को भी हो सकती है। अभी जो चर्चा चल रही है, मतलब परसों भी वार्ता हो सकती है और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो दोनों देशों के बीच अभी भी संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है, ये बात आई है। और वार्ता कहाँ हो इसको लेकर जो है वो थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वार्ता हो जिनेवा में और पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामाबाद में हो, जबकि ईरान चाहता है कि वो तुर्की में इस्तांबुल में हो। तो ये अभी कुछ चल रहा है इसको लेकर, लेकिन जो सूचनाएं हैं वो सूचना ये भी है कि वार्ता गुरुवार को भी हो सकती है। तो राजीव जी, वार्ता तो होनी, और देखिए फिर जैसा मैंने कल भी कहा था कि कोई भी जंग हो वो खत्म तो वार्ता से ही होगी।
वार्ता तो आखिर में होना ही है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वही वार्ताओं से ही खत्म हुए। तो वार्ता तो कहीं ना कहीं होनी ही है इस युद्ध के खत्म होने की भी। और लंबा युद्ध राजीव जी अमेरिका नहीं लड़ सकता किसी भी तरीके से, ये बात बिल्कुल तय है। तो अब जो ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स यही है कि दबाव में लेकर किसी तरीके से अपनी कुछ बातें मनवा ली जाए और एक सेफ एग्जिट जो है वो यहाँ से लिया जाए। और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि भाई वार्ता चाहे सफल हो या विफल हो, मतलब जिस समय वार्ता चल रही थी उसी समय हम तो जीत चुके हैं। तो ट्रंप बस अपना हम तो जीत चुके हैं कहकर ही निकलना चाहते हैं। कुल मिला के उनका एकमात्र उद्देश्य ये है। और बस थोड़ा ये है कि थोड़ा मतलब बना रहे कि अपने आप जाके बताएं कि देखो, जैसे वो कहते रहते हैं कि हमने उनकी सेना खत्म कर दी, हमने उनकी नौसेना खत्म कर दी, उनकी सारी लीडरशिप हमने खत्म कर दी। तो यही बात कहते हुए और निकल जाए शांति के साथ। तो असली मकसद तो यही है। लेकिन राजीव जी अभी भी जो है वो संदेह जो बना हुआ है वो नेतन्याहू की भूमिका को लेकर बना हुआ है कि नेतन्याहू नाम का कीड़ा जो है वो रह रहकर जब ट्रंप को काटता है तो ट्रंप बार जो है उछल पड़ते हैं। तो ये नेतन्याहू नाम का कीड़ा जो कितना भी ट्रंप को काटेगा और कितना ट्रंप निकलते निकलते फिर से दलदल में फंसेंगे, ये अभी देखना बाकी है। तो मुझे लगता है राजीव जी की जो परिस्थितियां हैं, अब चूंकि आज जो राजीव जी आपने न्यूयॉर्क का दिखाया कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो किया गया, वो वॉइस फॉर ज्यूइश संस्था है राजीव जी, उसके कार्यकर्ता हैं। वॉइस फॉर ज्यूइश वो यहूदी कार्यकर्ता हैं। अब वो कह रहे हैं कि गजा और फिलिस्तीन पर हमले बंद करो, ईरान पर हमले बंद करो और इजराइल को हथियार बेचना बंद करो। तो राजीव जी अब जो यहूदी समुदाय है उसके अंदर भी नेतन्याहू की भूमिका को लेकर विरोध जो है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो यहाँ एक तरीके से जो अभी तक कहा जाता था कि सब वहाँ की जो ज्यूइश लॉबी है वो अमेरिका के ऊपर प्रभाव रखती है और सारा बिजनेस उन पे है, बड़े तमाम जो पूंजीपति हैं सब वो ज्यूइश हैं और वो सब जो तय करते हैं। तो अब उनके सामने भी ये आ रहा है कि अगर इस जंग में अमेरिका फंसा रहेगा और इजराइल की इसी तरीके से नीतियां जारी रहीं तो ये आने वाले समय में पूरी दुनिया में यहूदी लोग जो हैं उनके लिए भी एक संकट खड़ा हो सकता है। तो हो सकता है राजीव जी कि वहाँ की यहूदी लॉबी जो है वो भी इस तरफ आगे बढ़े कि भाई अब किसी तरीके से यहाँ से निकलो, नेतन्याहू अपना देखता रहेगा चूंकि ये तो जेल जाने से बचने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ की लॉबी का दबाव भी कुछ काम आए इस तरीके का, ये भी बात चीजें शुरू होनी हो। चूंकि अब नजरिया बदल रहा है, चूंकि ईरान ने एक बात तो साबित कर दी कि दबने वाला ईरान नहीं है किसी भी तरीके से। आप लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और जैसा कि डॉक्टर मसूद पेशियर ने कहा कि आप अगर हथियार लेकर आएंगे हम आपसे हथियार से लड़ेंगे, आप कूटनीति लेकर आएंगे हम आपसे कूटनीति के जरिए जवाब देंगे। कुल मिलाकर राजीव की कूटनीति को ही सफल होना है। हथियार तो ट्रंप साहब को डालने ही पड़ेंगे, भले ही ये कहकर डालें कि हम तो जीत गए और हथियार हम इसलिए रख रहे हैं। बिल्कुल 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 कूटनीति, लेकिन कूटनीति में कितना कौन आगे दिखाई देता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी? क्या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आगे दिखाई देते हैं या ईरान आगे दिखाई देता है? पर और कूटनीति की टेबल पर दोनों ही मोर्चों पर ईरान से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी जिस वक्त बातचीत शुरू हुई उसके बाद जो भी पैंतरेबाजी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई, हॉर्मुज की तरफ एक जंगी जहाज भेज दिया, ईरान ने 30 मिनट में उसे धमकी दी कि वापस चले जाओ वरना डुबो देंगे। उसके बाद जिस तरह बातचीत टूटी, दुनिया की निगाहों में ईरान इस वक्त बढ़त पर है। पूरी दुनिया ये मान रही है कि ईरान इस लड़ाई में कहीं गलत नहीं है। इसलिए चाहे फौजी मोर्चा हो चाहे कूटनीति का मोर्चा हो, दोनों मोर्चों पर ईरान इस वक्त आगे है। प्रशांत जी ने जो सूचना दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम उसमें सकारात्मक पक्ष देखना चाहें तो एक तो यही है कि 6 मार्च को स्कॉट बेसेंट ने, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने जो मोहलत दी थी 30 दिन की रूस से तेल खरीदने की, बाकायदा उसका लाइसेंस नंबर जारी किया गया था, शायद 312 ऐसा कुछ नंबर था उसका। वो मोहलत 6 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। तेल का संकट गहराने वाला है। हो सकता है इस 40 मिनट की बातचीत में हमने फरियाद की हो हमारे प्रधानमंत्री ने कि हमारी मोहलत बढ़ा दी जाए तेल खरीदने के लिए। अगर ये भी है तब भी हमें कोई ऐतराज नहीं, पर इससे भी ज्यादा बड़ी बात हम सिर्फ सोच कर देखें डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आगे की शांति वार्ता नई दिल्ली में होने वाली हो, अगला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस से ड्राफ्ट होकर आने वाला हो। एहतियात तो इस बार बरती जाएगी। ड्राफ्ट मैसेज, पीएम्स मैसेज फॉर एक्स, ये लाइन
अब की बार नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा है, हम और आप तो दुआ करेंगे, हमारे लिए गर्व और गौरव का अवसर होगा कि दुनिया की इतनी बड़ी लड़ाई को रोकने की बिसात दिल्ली में बिछे। लेकिन बस उन लोगों के दुख, उनकी तकलीफ को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है जो मध्यस्थता को दलाली कह रहे थे। भगवान न करे भारत को मध्यस्थता करने पर दलाल कहलाना पड़े, लेकिन हम चाहेंगे कि मध्यस्थता का अवसर भारत को मिले। हो सकता है मोदी और ट्रंप की बातचीत में इसकी भी कोई तैयारी, इसके भी कोई संकेत एक दूसरे को दिए गए हो। एक दूसरे को तो खैर क्या दिए जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ही कहेंगे कि हम आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, आप तैयारी रखिए। तो नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के पोस्टर, बैनर पूरी दिल्ली, पूरे देश में पाट देने का एक स्वर्णिम अवसर आ सकता है। आइए हम सब लोग कामना करें कि भारत को मध्यस्थता का अवसर मिले। जी डॉक्टर साहब। जी 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 जी, जरा अनिल जी, आपको भी लगता है क्या ऐसा? नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाहता। उसकी भारत को बहुत कीमत देनी पड़ेगी। ये तो जो लोकल गुरु होने लायक नहीं है वो विश्व गुरु का दावा करने लगेगा, और वो ये तो मतलब इतना खतरनाक होगा अगर ये है, अगर केवल मतलब ये मेनू में, तो मैं तो इसके मतलब मैं समझता हूँ कि वो मतलब जितना खतरनाक गेम खेल रहा है हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, उसका ही एक हिस्सा मानूंगा। कोई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने खबर देख रहा था मैं, फिर ये ट्रंप बात कर रहे हैं। तो ये तो ईरान और ये जो लेबनान में, अभी लेबनान के बारे में थोड़ा सा ये कि वहां पर शांति वगैरह के बारे में बात की, गाजा के बारे में पूरी तरह चुप। इतनी बड़ी मतलब इतना युद्ध हो गया और उसमें जो स्टैंड आपका रहा वो दिखाई दे गया। वो मतलब आप इंडियन ओशियन में आकर के जहाज मार दिया उसका, ईरान का सारा आपका निगेटिव ये रहा। और अगर अभी अगर ये मौका इसको मिलता है इनको, तो ये इसका ही भारत के लोगों पर बुरा असर होगा कि प्रचार करेंगे और उसका फायदा लेंगे, जबकि इनके भी मतलब आवाजाही का ये की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना लचर ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स रही इनकी, तो वो एक मौका अगर वो संजीवनी अगर देता है अगर ट्रम्प, तो ये हमारे लिए राजनीतिक तौर पर और इसके लिए कोई फायदे का नहीं होगा। जी 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 जी, आपको क्या लगता है प्रशांत जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बातचीत कब होती है कि जब बातचीत करने वाले जो पक्ष हैं वो जहां बातचीत होनी उस पर विश्वास करें। मोदी जी ने अभी तक खमनेई साहब की मौत पे अफसोस नहीं जाहिर किया है, और ईरान का बयान अगर आपने देखा होगा उनके एम्बेसडर का यहाँ दिल्ली में, या उनके जो सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बयान होता है उनका। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी का गैस सिलेंडर आने दिया क्योंकि भारत के लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं। सरकार का नाम नहीं लिया उन्होंने, भारत के लोग और सरकार अलग अलग उन्होंने किया। तो इसलिए उसमें मुझे बहुत संभावना कम दिखती है। जो मुझे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है कि ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं, और ट्रम्प मोदी जी को जान रहे हैं कि वो वीक विकेट पे हैं, तो वो कोई मतलब एक ऐसी कोई चीज़ डिमांड कर सकते हैं जो कि परेशानी में डाल दे। कल को मान लीजिए कि मोदी जी ने ये कह दिया कि जी इंडियन नेवी को लगाइए आप हरमोज पे, तो ये परेशानी की बात हो जाएगी। उसको मना करना मुश्किल होगा और उसको उस पर जाना तो और भी मुश्किल होगा। तो ये एक परेशानी की बात हो सकती है कि अब 40 मिनट की जो बातचीत हुई है वो क्या बातचीत हुई है। अब एक चीज जो मैं 2 बातें बस केवल रख के अपनी बात खत्म करूंगा। एक जो चाइना ने रखा है 4 पॉइंट, ये जो चाइना की जो एंट्री हो रही है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद शुरू हो रही बनना, और बहुत ही नॉन इंट्रूसिव है उसके 4 पॉइंट। वो देशों की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने वाला है,
और बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। कोई किसी प्रकार का बिग बॉस नहीं है, बिग ब्रदरहुड नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 पॉइंट चाइना के आए हैं, ये एक नई ग्लोबल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत ही नॉन इंट्रूसिव है, बहुत ट्रांजैक्शनल है कि आप हमको सामान बेचो, हमसे पैसा लो, हम आपको सामान बेचे, आपसे पैसा लो, लेकिन आप किससे क्या खरीदोगे वो मैं नहीं तय करूंगा, आप हथियार कहाँ से लोगे ये मैं नहीं तय करूंगा, मैं कहाँ से तेल ले रहा हूँ ये आप नहीं तय करेंगे। तो ये बहुत ट्रांजैक्शनल जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद होगी। और एक आखिरी बात ये कि अमेरिका में क्या डिस्कस हो रहा है। अमेरिका में बहुत तेजी से वहाँ के मीडिया में, वहाँ के सिविल सोसाइटी में, वहाँ के बुद्धिजीवियों में ये डिस्कस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, उनकी साइकोलॉजिकल फिटनेस के बारे में बात हो रही है। और सबसे चिंता की बात यह है कि कोई डेमोक्रेट पार्टी बात नहीं कर रही है, ये बात कर रहे हैं रिटायर्ड जनरल्स, ये बात कर रहे हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ये बात कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने ट्रंप के साथ काम किया है। ये बात ट्रंप के मेंटल हेल्थ पे सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो एक्सट्रीम राइट विंग हैं, जो मेगा सपोर्टर्स हैं। तो ये अमेरिका के अंदर एक नई डिबेट जो है वो चल रही है। इस वजह से ट्रंप को वो जीसस क्राइस्ट वाला हटाना पड़ गया, उसकी भी चर्चा है। लेकिन ये एक नई जो है वो परेशानी ट्रंप साहब के लिए आ रही है डोमेस्टिक फ्रंट पे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन बाद देखते हैं शांति वार्ता होती है या नहीं, लेकिन 2 दिन बाद अपने देश में यानी 16 तारीख से 16, 17, 18 3 दिन संसद का विशेष सत्र, और उस सत्र में 850 सीटें संसद में लोकसभा में करने का प्रस्ताव, 850 सीटें लोकसभा में करने का प्रस्ताव। इसका जो ड्राफ्टेड कॉपी है वो सांसदों को आज दे दिया गया है, वो कॉपी बांट दी गई है अभी से थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले। और उसमें संविधान के आर्टिकल 82/3 को ओमिट करके वहाँ एक नया सबमिशन, और ये सबमिशन यानी संविधान में बदलाव, बात हो रही थी महिला आरक्षण की, लेकिन बात यहाँ डिलिमिटेशन और संसद में 850 सीट सांसदों के लिए सुरक्षित की जाए, यानी 850 सांसदों की लोकसभा ये, और ये इसको 2029 से लागू करने का ये प्रस्ताव है। देखिए क्या होता है। तो ये यहाँ एक गहमा गहमी का आलम रहेगा, और इस विषय पे और इसके साथ साथ इस विषय पे बहुत ही विस्तार से, और इसके साथ साथ ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन सब पे भी, और इसके अलावा भी देश के तमाम मुद्दों, उसमें खासकर पश्चिम बंगाल में SIR, इन सब पर एक शानदार पॉडकास्ट तुरंत आप देखिए इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ। और उसमें इन्होंने, चूंकि कांग्रेस का रुख क्या है, संसद में ये जो होने जा रहा है 16 तारीख, 16, 17, 18 3 दिन, अचानक इस वक्त इसको लाने का क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो उस पॉडकास्ट को इसके तुरंत बाद देखिए। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर